Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5124 कलयुग विक्रम संवत 2079 माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 29 जनवरी 2023 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। सेना अभियान को करते समय प्रूफ रखने का ध्यान नहीं करती, लेफ्टिनेंट जनरल कालेता। बंगाल में सिर्फ मुझे ही यातना नहीं दी गई, प्रोफेसर महापात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री आचार्य बालकृष्ण से मिलने पहुंचे कनखल दिव्य आश्रम तथा केरल में चावल प्रेमी हाथी ने उपद्रव मचाया। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। कोलकाता। पाकिस्तान में 2016 में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत की कुछ विपक्षी नेताओं की मांग के बीच थल सेना की पूर्व कमान के GOC INC लेफ्टिनेंट जनरल RP कालेता ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी अभियान देते समय सेना कभी भी कोई सबूत रखने के बारे में नहीं सोचती। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत की मांग कर रहे कुछ विपक्षी नेताओं की हाल की मांगों पर एक राजनीतिक सवाल का जवाब देने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि देश भारतीय बलों पर भरोसा करता है। कोलकाता में प्रेस से मिली एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक सवाल है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना पसंद नहीं करता। मुझे लगता है कि देश भारतीय सशस्त्र बलों पर भरोसा करता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हाल में जम्मू में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीमा पर सैन्य अभियान पर संदेह व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि वे सर्जिकल स्ट्राइक और कई लोगों को मारने की बात करते हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। वे झूठ का पुलिंदा दिखाकर शासन कर रहे हैं। हरिद्वार। विवादों में घिरे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार देर शाम आचार्य बालकृष्ण के साथ कनखल दिव्य आश्रम पहुंचे। यहाँ पर दोनों ही हिंदू राष्ट्र बनाने और देश में सनातन मूल्यों को स्थापित करने के बारे में चर्चा हुई। शास्त्री धीरेन्द्र आचार्य बालकृष्ण के साथ आश्रम में कुछ देर ही रुके और अपने समर्थकों को आशीर्वाद देते हुए छतरपुर के लिए रवाना हो गए। मीडिया से शास्त्री धीरेन्द्र ने कहा कि हरिद्वार आकर बहुत अच्छा लगा और वह धन्य है। वहीं पीठाधीश्वर धीरेन्द्र ने आचार्य बालकृष्ण को अपना भाई कहा। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि मुलाकात के बाद दोनों को बहुत अच्छा लगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से हुई मुलाकात पर मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि दोनों के मध्य शासन संस्कृति के बारे में वार्तालाप हुई है। मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि हम दोनों की विद्याएं अलग हैं, लेकिन मार्ग और लक्ष्य एक है। इन विद्याओं पर हमने चर्चा भी की। वैदिक सनातन ऋषियों के मार्ग को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लोगों का जीवन कैसे सुगम हो, भारत देश को और भव्य सुंदर कैसे बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई। बंगाल में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसे इस तरह से टॉर्चर किया गया। ऐसे 50 लोगों की लिस्ट है मेरे पास जो अपने ऊपर लगे हुए बुनियाद आरोपों के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। ये लड़ाई ना मेरे लिए आसान थी और ना ही उसमें से किसी के लिए होगी। मेरे तो 11 साल कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते खत्म हो गए और ना जाने कितना पैसा बर्बाद हुआ। क्या कोई ये सब लौटा सकता है? जादवपुर यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा भले ही 11 साल बाद आरोपों से बरी हो गए हैं, लेकिन आज भी ये कहानी सुनाते हुए उनकी आवाज कांपने लगती है। अंबिकेश को पिछले दिनों 20 जनवरी को अलीपुर कोर्ट ने बरी किया है। ये मामला 13 अप्रैल 212 का है।
पश्चिमी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और तब केंद्रीय रेल मंत्री रहे टीएमसी के सीनियर लीडर मुकुल रॉय का एक कार्टून शेयर करने के मामले में अम्बकेश के खिलाफ ईस्ट जादवपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिस आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल पहले खत्म कर दिया है, फिर भी केस चलता रहा। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 58,370 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 81 रुपए 51 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 58 रुपए 30 पैसे। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन नुकसान वाला रहा। दोनों सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 874 अंक 1.45% गिरकर 59,330 अंक और एनएसई निफ्टी 286 अंक पर 1.61% की गिरावट के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार में गिरावट ऐसे समय आई जब अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है, जिसके बाद कंपनी के शेयर 20% तक गिर गए हैं। केरल के इडुक्की जिले में चावल प्रेमी एक जंगली हाथी के कहर बरपाने का मामला सामने आया है। इस हाथी ने शुक्रवार तड़के अपने पसंदीदा भोजन चावल की तलाश में जिले के एक स्टेट स्थित राशन की दुकान को तबाह कर दिया। ये शिकायत ग्रामीणों ने यहाँ की है। उपद्रवी हाथी की चावल खाने के प्रति उसकी दीवानगी के कारण स्थानीय लोग इसे अरी कोमल के नाम से संबोधित कर रहे हैं, लेकिन यह हाथी इस जिले के संथनपारा इलाके के लोगों के लिए कुछ समय के लिए सिरदर्द बना हुआ है। स्थानीय भाषा में अरी का मतलब चावल और कोम्बन का अर्थ हाथी होता है। हालांकि वन्य जीव अधिकारियों ने कहा कि राशन की दुकान हाथियों के परंपरागत मार्ग पर स्थित है। उन्होंने कहा कि अभी इस बात की पुष्टि की जानी है कि क्या हाथी ने राशन की दुकान पर धावा बोला था। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं मैं प्रदीप कुमार सिन्हा, प्रदीप उपाध्याय और यतीन्द्र गुप्ता आपके लिए वापस। और उपाध्याय जी, आज तो हमारे कई मेहमान भी हैं और बहुत सारी बातों को डिस्कस करना है। जी हाँ, बिल्कुल। और दर्पण के सभी श्रोताओं को हम लोगों का नमस्कार। और ऑस्ट्रेलिया दिवस में एक और छुट्टी मिलाकर श्रोतागण आशा करते हैं लॉन्ग वीकेंड का आनंद ले रहे होंगे। लॉन्ग वीकेंड, सुपर लॉन्ग वीकेंड हो जाता है फिर तो अगले 2 घंटे दर्पण रेडियो की टीम आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है। यतीन जी के अलावा हमारे, जैसा बताया प्रदीप जी ने, मेहमान भी हैं और हम लोग उनसे विभिन्न सामयिक विषयों पर चर्चा करके श्रोताओं का ज्ञानवर्धन करेंगे। साथ ही कुछ नए और पुराने गीत भी हम लोगों को प्रस्तुत करेंगे। तो प्रदीप जी, कुल मिलाकर आज का कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजक और विविधता से भरपूर होने वाला है। तो एज यूजुअल आज का सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करिए। और उससे पहले श्रोताओं को बता दें कि अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अपने फोरम ग्रुप में, और हम उसे पढ़ेंगे और बताएंगे कि किसने क्या बोला है। आज का विचार है, हज़ारों गलतियां करने के बाद भी हम खुद से प्यार करते हैं, फिर हम एक गलती के लिए दूसरे से घृणा कैसे कर सकते हैं। क्षमा जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। तो क्या बात है प्रदीप जी, बड़ी अच्छी बात बोली आप। बिल्कुल, ये एक्चुअली इस विषय पर हम लोग बात करते भी रहते हैं कि हम लोग जो है वो कोई दूसरा गलती करता है वो हमको बहुत लंबे समय तक याद रहती है, और जो गलतियां नहीं की हैं, जो अच्छी चीज़ की हैं, वो हम लोग बड़े स्मार्ट हैं भूलने में, वो भूल जाते हैं। तो किसी के भी लिए कहते हैं अरे इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, और वो 100 अच्छी बातें जो उसने गत समय में की होंगी आपके साथ, उनको शायद उनकी याद बड़ी धुंधली हो जाती है। और ये भी है कि अगर किसी ने 100 बार तारीफ़ की, एक बार कह दिया कि आप बड़े गंदे आदमी हैं, तो सिर्फ वही बात याद रहती है। नेगेटिविटी की तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोगों को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। निंदक नीरे राखिए। बिल्कुल उसी से आपकी जो है प्रगति होती है। तो प्रदीप जी, एक्चुअली आज का इतना सुंदर विचार है, तो आज एक्चुअली मैं पिछले दिनों एक ओशो की एक कहानी जो थी वो मैं सुन रहा था, तो वो मुझे लगा आज के विचार के साथ बड़ी उपयुक्त है।
तो मैं सोचता हूँ कि उन श्रोताओं को वो प्रेरक कहानी ओशो के ही स्वर में सुनाई जाए, जिसमें उन्होंने बताया है कि वास्तविक सुख जो है वो देने में है। अतः यदि हम अपने स्वार्थी स्वभाव से बचकर रहें तो आंतरिक सुख पाया जा सकता है। और उसके बाद उसी थीम पर एक सुंदर सा भजन हम श्रोताओं को समर्पित करेंगे। बिल्कुल। एक सुबह एक भिखारी अपने घर के बाहर निकला। निकलते वक्त उसने अपनी झोली में चावल के थोड़े से दाने डाल लिए, जैसा कि सभी समझदार भिखारी हमेशा करते हैं, क्योंकि जिसके द्वार पर भी भीख मांगनी है, अगर उसको पता चल जाए कि इसको किसी और ने भी भीख दी है तो उसको भी देने में आसानी होती है। दो कारणों से। एक तो उसे ये ख्याल नहीं पैदा होता कि ये मुझको ही मूर्ख बना रहा है, किसी और को भी बना चुका है। दूसरा, ये कोई साधारण भिखारी नहीं है, कोई विशिष्ट भिखारी है, इसको दान मिलता है। मैं किसी अरे गहरे आदमी को नहीं दे रहा हूं, जिसको मिलता है उसको ही दे रहा हूं। तो उस भिखारी ने भी अपने घर से निकलते वक्त अपनी झोली में चावल के दाने डाल लिए और वो दरवाजे पे बाहर निकला। सुबह होने के करीब है, वो गांव में भिक्षा मांगने जाता है। रास्ते पर आया था कि उसे दिखाई पड़ा दूर से राजा का रथ आ रहा है। उसने सोचा कि ये तो बड़ी सौभाग्य की घड़ी है, ऐसा आज तक न हुआ था। और राजा के घर दरवाजे से संतरी वापस लौटा देते थे, कभी भीतर घुसने का मौका नहीं आया। राजा भी उनको भीतर आने देता है जिनसे कुछ मिलने की आशा हो, जिनको देना पड़े उनको कौन भीतर आने देता है। उस भिखारी को तो कभी भीतर घुसने नहीं दिया गया था। आज मौका रास्ते पर ही राजा मिल गया था, तो उसने सोचा आज तो झोली फैला के सामने खड़ा हो जाऊंगा और आज तो मांग ही लूंगा और हमेशा की मुराद पूरी हो जाएगी। वो अपने मन में विचार करने लगा, क्या मांगूं क्या न मांगूं, और सोचता ही था कि रथ आके सामने खड़ा हो गया। राजा नीचे उतरा और भिखारी घबरा के रह गया। उसकी कल्पना में भी न था जो हो गया। राजा ने अपना कपड़ा फैला दिया और कहा कि मुझे कुछ दो। तो भिखारी ने सोचा भी न था कि राजा और अपना वस्त्र फैला देगा, और कभी जीवन में कल्पना भी न की थी कि मुझसे भी कोई मांग लेगा। वो अपनी झोली में हाथ डालता था और बाहर निकाल लेता था। हिम्मत न पड़ती थी कि एक मुट्ठी चावल के दाने दे दूं। देने की कोई आदत न थी, मांगने की ही आदत थी। दिया कभी था ही नहीं, हमेशा मांगा था। कल्पना में भी नहीं सोचा था कि कभी देना पड़ेगा, ऐसा पहाड़ भी सिर पर गिरेगा कि देना पड़े। तो मुट्ठी बांधता था, छोड़ देता था। राजा बोला, जल्दी करो, जो भी देना हो दे दो, मैं जाऊं। और आज तो राजा ने कहा कि मैं यही कल्पना करके निकला था कि जो भी मुझे पहले मिल जाएगा उससे कुछ मांग लूंगा। बड़ा गड़बड़ राजा था। आखिर बामुश्किल उसने एक दाने को निकाला, एक दाना चावल का, और राजा की झोली में डाल दिया। राजा बैठा और चल पड़ा। रथ की धूल उड़ती रह गई और उसके मन में पश्चाताप कि एक दाना व्यर्थ ही चला गया। मांगना था वो तो मांग ही नहीं पाए, और एक दाना और व्यर्थ चला गया। उस सांझ दिन भर उसने भीख मांगी, लेकिन मन दुखी रहा। एक दाना खो दिया था। इतनी भिक्षा कभी ना मिली थी, आज पूरी झोली भर गई थी, लेकिन चित्त दुखी था। एक दाना कम था। घर लौटा, पत्नी ने पूछा तो कहा, इतने उदास, आज तो झोली पूरी भरी है, इतनी तो कभी ना भरी थी। उसने कहा, झोली पूरी भरी दिखती है, थोड़ी खाली है, एक दाना कम है। एक दाना आज देना पड़ा है, और तू कल्पना भी नहीं कर सकती कि देना कितना कष्टप्रद हुआ होगा उसके लिए जो हमेशा मांगता रहा और पाता रहा। मेरे प्राण ही खिसक गए थे, मेरी सांस ठहर गई थी, लेकिन देना पड़ा, मजबूरी में उलझ गया था। उसने अपनी झोली उल्टाई। अब तक तो दुखी था, फिर छाती पीट कर रोने लगा और आंसू उसकी आंखों से झरझर टपकने लगे। झोली उल्टा के देखा और सब दाने तो दाने थे, एक चावल का दाना सोने का हो गया था। और तब वो छाती पीटने लगा और रोने लगा कि मैं कैसा पागल हूँ, मैंने सारी झोली राजा को क्यों ना उल्टा दी, तो आज सारे दाने सोने के हो जाते। लेकिन अब तो अवसर निकल गया था और रोज राजा रथ पर मिलता नहीं सड़क पर। ये तो कहानी है, लेकिन मैं आपसे कहूं, केवल वे ही जीवन के दाने सोने के हो जाते हैं जो हम देते हैं, और जो हम बचा लेते हैं वो मिट्टी के सिद्ध हो जाते हैं। मरते वक्त जब हर आदमी अपनी झोली उल्टा कर देखता है तो पाता है थोड़े से दाने सोने के हो गए हैं जो उसने दिए थे, और बाकी सब दाने मिट्टी के जो उसने पाए थे।
प्रार्थना का अर्थ है ऐसा जीवन जो देने का जीवन है, मांगने का जीवन नहीं। प्रार्थना का अर्थ किसी मंदिर में बैठ के हाथ जोड़ के कुछ बातें करना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है समग्र जीवन ऐसा हो जो देने का जीवन है, पाने का जीवन नहीं। जिसके जीवन में जितना दान है, समग्र भूत अपने प्राणों का, अपनी शक्तियों का, अपनी ऊर्जाओं का, अपने प्रेम का, अपनी दया का, उसका जीवन उतना ही प्रार्थनापूर्ण है। तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। सत्य का है पथ ये धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी। पग पग पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। मगर तू डावा डोल न होना, तेरी सब तीर हरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है, क्या इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर। तू क्यों फिक्र करे रे प्राणी, तू बस अपना काम किए जा, तेरा भंडार भरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। पूछ ले तू अपने आप तमाम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India, Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. तो यतीन्द्र जी, ऐसा है कि पिछले दिनों हमें एक सुखद सूचना मिली। बहुत ही अच्छी सुखद, हमारे दर्पण परिवार के लिए बड़ी सुखद सूचना थी। और हमारे शैलजा जी, डॉक्टर शैलजा जी को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने OAM की उपाधि दी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी हुई जानकर। उन्होंने बहुत वैसे चैरिटी का भी काम करा हुआ है एज ए डॉक्टर। उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया में सेवाएं दी हैं और उन्होंने भारत में भी बहुत सेवाएं दी हैं। और हमारे दर्पण के थ्रू भी काफ़ी वो रोचक सूचनाएं लेके आती हैं हमारे श्रोताओं के लिए। यस। काफ़ी डेडिकेटेड उनका जीवन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जीवन उनका
एकदम डेडिकेटेड रहा है। हर फील्ड में उन्होंने अपने समाज की सहायता करने की कोशिश की है। कवित्री भी हैं, स्टेज पे भी, सब जगह उनका छाप है। और काफ़ी समय से जो है ना वो सेवा कर रही हैं भारतीय समुदाय की, तो बड़ी सुखद बात है। शैलजा जी, आपके योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप शैलजा जी के हमारे साथ जुड़ने से हमारे दर्पण की शोभा और बढ़ जाती है। जी जी, बिल्कुल सही बात आपने बोली। लेकिन प्रदीप जी कहते हैं ना, सुख के साथ दुख भी जुड़ा होता है, तो शैलजा जी से जुड़ी एक थोड़ा दुखद समाचार भी है। अभी कल परसों उनका आया था कि उनकी माता जी का देहांत हो गया है, और वो लखनऊ इस समय शायद वो लखनऊ पहुंच गई होंगी। तो समस्त दर्पण परिवार से उनकी माता जी के देहावसान पर श्रद्धांजलि। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी माँ या पिता जाते हैं, कभी भी उसका कोई समय नहीं होता, वो उतना ही दुख होता है। जब दोनों चले जाते हैं ना यतीन्द्र जी, तब छत्र छाया निकल जाती है। उसके पहले महसूस नहीं होता है, लेकिन उसके बाद बहुत महसूस होता है। आप जब वाकई में लगता है कि अब कोई नहीं है ऐसे करके। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, एक और है कि 2 टिकट आप देने वाले हैं श्रोताओं को। बिल्कुल। परिजातम करके जो हमारा डांस ड्रामा हो रहा है बैंक्सटाउन में 11 तारीख को, तो उसमें हम दर्पण हम उनके मीडिया पार्टनर भी हैं। और ये कैनबरा में बहुत सक्सेसफुल रहा था डांस ड्रामा। अच्छा। जो भी वो सिडनी में लेके आ रहे हैं। अच्छा। 11 तारीख को इनके 2 शो हैं, एक 3:30 PM पे है, एक 6 PM पे है, बैंक्सटाउन आर्ट सेंटर में। टिकट के लिए वैसे तो आप जा सकते हैं ट्राई बुकिंग TRY booking.com, या आप फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं 0425-101-120 0425-101-120। और आज हम अपने श्रोताओं में से एक को चुनेंगे 2 टिकट देने के लिए। तो क्या पहेलियाँ बनाने वाले हैं? पद्या जी, आप बताइए पहेली क्या है। अगला गीत के बारे में कुछ। चलिए, अगला गीत जो हम सुनाएंगे उस पिक्चर के निर्देशक कौन थे वो बताएं। और बड़ा आसान सवाल है, और वो बड़े प्रसिद्ध निर्देशक हैं। उन्होंने भारत में बहुत कार्य किया है, और उन्होंने पिक्चरें भी बनाई हैं। तो चलिए, जब वो गाना सुनाएंगे तो फिर एक बार हम रिपीट करेंगे, और उसका जो भी उसके बारे में जो जानकारी देगा उनको हम 2 टिकट जो है, जैसा यतीन जी ने बताया, वो देंगे। तो श्रोताओं, गाना सुनने के लिए तैयार हो जाइए। कहना चाह रहा था कि जो ऐसे ये प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे हमारी भारतीय संस्कृति या 4 बातों का जो एक उसको उत्थान बोले, जो भी सहयोग है वो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इसकी आज बहुत आवश्यकता है जी कि हम इसमें सहयोग दें और लोगों का साथ दें, और जो सही बात है उस पर जोर दें हमेशा। जी। तो आगे तो गाना सुनाने से पहले हम क्यों ना अपने मेहमान जो हैं उनका परिचय करा दें, उनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद हम गाना सुनाएंगे। और गाने के साथ फिर हमारे सारे श्रोता प्रदीप जी शायद व्हाट्सएप पे ना हो, तो उनके लिए हमको शायद एक मोबाइल नंबर भी देना होगा, ताकि वो उसको SMS हमको कर सकें अपना उत्तर, और ताकि हम जो है फिर उसमें से ड्रॉ निकाल के जैसा भी होगा फिर। यतीन्द्र जी, आप देंगे अपना नंबर? हम बिल्कुल दे सकते हैं। 0421-590-791। एक बार 0421-590-791। तो श्रोता लोग, इस नंबर को आप नोट करके रख लीजिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, अन्यथा आप अगर आप रेडियो को ऑन एयर सुन रहे हैं तो इस नंबर पे आप अपना उत्तर, जो भी हम अभी गाना थोड़ा दूर है तो बट हाँ, तब तक तैयारी रखिए। आसान सवाल है और आशा करते हैं सारे अधिक से अधिक श्रोता इसमें भाग लेंगे। तो चलिए, हमारे पहले मेहमान हैं उनका परिचय कराता हूं। तो प्रदीप जी, हमारे पहले मेहमान जो हैं एक डॉक्टर हैं, भारत से आए हुए हैं, डॉक्टर RP भट्ट, और काफ़ी वरिष्ठ इस समय से मतलब सेवानिवृत्त हैं, पर भारत सरकार में इन्होंने बहुत वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। जो उत्तर प्रदेश का जो डॉक्टर्स का जो UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके चेयरमैन रहे हैं। अच्छा। डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज से रिटायर हुए हैं। और मेरे ही शहर जहां मैंने पढ़ाई की थी कानपुर में, वहीं से आपने भी मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग समय में की, अतः हम लोगों की वहाँ भेंट ना हो पाई। अदरवाइज इतने प्रसिद्ध व्यक्तित्व को मैं अगर मेरे समय में रहे होते तो मैं अवश्य ही मिला होता। तो डॉक्टर राजेंद्र भट्ट जी, आपका दर्पण स्टूडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले तो हमारे प्रदीप जी यही जानना चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया
कब आए और आपको भारत से कब आना हुआ, और आप मेहमान हैं हम सब लोग जानते हैं, और कैसा लग रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया? मैं जानता हूँ ये आपकी दूसरी विजिट है ऑस्ट्रेलिया की, तो बताइए हमारे श्रोताओं को। धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद प्रदीप सिन्हा जी, और धन्यवाद गुप्ता जी। सबसे पहले मैं दर्पण परिवार को शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से। आप लोग ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बेमिसाल काम है। जब हम अपने मुल्क से बाहर रहते हैं तो कुछ जो हमारा बिहेवियरल सेटअप है, जो हमारी साइकी है, जो हमारी मानसिक सोचने की जो है, उसमें कुछ बदलाव आता है। तो नेचुरल है, आप अपनी संस्कृति से, अपने लोगों से, अपने जज्बातों से बहुत दूर हैं, तो एक नए तरीके के जज्बात पैदा होते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं बेमिसाल तरीके से आप लोगों यहाँ काम करते हुए देख रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं इस तरीके से भारत में भी लोगों को काम करते हुए नहीं पाता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेमिसाल। हमें और जहाँ तक करीब 30 साल हो गए जी, 30 साल ये दर्पण रेडियो जो है करीबन 1992 से शुरू हुआ था, तब से। हालांकि देखिए, आपने एक बेमिसाल चीज़ की शुरुआत की, और उससे भी कठिन कार्य होता है किसी चीज़ को सस्टेन करना। देखिए ना, एक अच्छी शुरुआत होती है। मैंने बहुत चीज़ों की शुरुआत की ज़िंदगी में, मुझे लगा कि उसको सस्टेन करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के लिए जो कुछ मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती हैं, उसमें सबसे बड़ा व्यक्ति का आचरण और उसकी सोच और उसकी मानसिक सूझबूझ और उसका कमिटमेंट, वो आप तीनों में दिखाई पड़ रहा है। मेरे लिए बहुत ही बेमिसाल टीम है। मैंने आपको फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए डॉक्टर साहब, तो हमारे श्रोता जो है सबसे पहले जो स्पेशली जो विजिटर्स आते हैं भारत से, जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया में आए हैं तो सब लोग स्वागत करना चाहते हैं कि लोग आएँ, अच्छा लगता है। लेकिन साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया आके कैसा लग रहा है, और क्या तुलनात्मक रूप से यहाँ पे क्या चीज़ आपको मतलब अपील कर बहुत अच्छी जो लगती है, जिसको आप नोटिस करते हैं? मेरा बचपन हिमालय में बीता है, और मैंने बड़ा वहाँ पर ट्रैकिंग की है, मतलब काफ़ी दूर घूमा हुआ हूँ। मुझे अच्छी से याद है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया जब भी आता हूँ तो मुझे अपनी पहले ही कैलाश मानसरोवर यात्रा की याद आती है। 80 साल के बाद जब कैलाश मानसरोवर यात्रा खुली तो सरकार ने कहा भाई कोई डॉक्टर भी साथ में जाना चाहिए, तो मुझे मौका दिया एज ए लाइजन अफसर जाने का। अच्छा। मैं गया, उसके बाद फिर लगातार मैं हिमालय में काफ़ी घूमता रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़ हैं हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान अपने आप में दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है। कुछ बुनियादी हमारे साथ समस्याएं हैं, लेकिन जिस तरह की ज़मीन हमारी है, जिस तरह की नदियां हमारी हैं, जिस तरह हिमालय हमारे पास है, जिस तरह मानसून हमारे पास है, और जिस तरह बेमिसाल चीज़ें हमारे पास हैं, तो हिंदुस्तान से बाहर आके तो आप एक से एक बेहतरीन जगहों को देखने के बाद भी जो कसक हिंदुस्तान की होती है वो तो ख़त्म तो होती नहीं होती साहब। लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया आके ये लगा कि मुझे हिमालय की थोड़ी सी एक वो होती है कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जो हिमालय से मिलते जुलते चाहते हैं, और बड़ा प्राकृतिक बहुत ही बेहतरीन है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है, ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का, कि ऑस्ट्रेलिया का जो जोग्राफिकल एरिया मेरे ख्याल से हिंदुस्तान से 2.5 गुना बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, और पॉपुलेशन इसकी हार्डली 2 करोड़ के आसपास है। तो जो ह्यूमन कंफर्ट्स हैं और जो ह्यूमन एनिमल या ह्यूमन फॉरेस्ट जो स्ट्रगल है वो यहाँ पर लीस्ट है, बहुत कम है। तो उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन और बड़ा खूबसूरत देश है, और मैंने काफ़ी घूमा भी यहाँ पर। लेकिन डॉक्टर साहब, एक्चुअली जनसंख्या की बात की जाए तो जैसे भारत में हम अधिक जनसंख्या को कोसते हैं, यहाँ पे जो है कम जनसंख्या को कोसा जाता है, तो समस्या दोनों जगह है। बट चलिए, आपने बहुत इतना बढ़िया एक तुलनात्मक जो है परिप्रेक्ष्य में भारत और ऑस्ट्रेलिया को दिखाया, और आपसे आपका जिस विषय के विशेषज्ञ उन विषयों पर बातचीत होती रहेगी। तो प्रदीप जी, हमारा जो क्विज वाला गाना जो ऑन द फ्लाई हमने तैयार किया है, तो हमारे श्रोताओं, तो अब हम जो अगला गाना सुना जा रहे हैं एक बहुत ही सुपर हिट फिल्म का गाना है। आपको बताना है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन थे। तो आप हमको अपने जवाब व्हाट्सएप पर भेजिए, या यतीन जी ने जो मोबाइल नंबर अपना बताया 0421 590 791 पे। होती है दिलबरों की
कभी 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 लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी to cook. With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश. Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक.
तो दोस्तों, हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर भट्ट से। डॉक्टर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें यहाँ आकर कैसा लगा, लेकिन हम उनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर भट्ट, हमें बताइए कि आप भारत में कहाँ से हैं? जी प्रदीप जी, मैं वर्तमान में देहरादून में रह रहा हूँ। हम मूलतः मैं एक बड़ा खूबसूरत सा छोटा शहर है कुमाऊँ में, उत्तराखंड के अंदर, बहुत ही खूबसूरत, पिथौरागढ़, वहाँ के हम रहने वाले हैं। और मेरी बेसिक पढ़ाई भी वहीं हुई। उसके बाद वहाँ से मैं मेडिकल स्कूल गया, मैंने मेडिकल में ग्रेजुएशन की। उसके बाद कानपुर से, उसके बाद मैं वापस फिर वहीं आ गया और मैंने 13 साल नौकरी की करीबन वहाँ जिला अस्पताल में। एक 200 बेड का हमारा अस्पताल था, उसके सामने मेरा घर था, सामने अस्पताल था। और कभी उस अस्पताल में 20-25 डॉक्टर हो जाते थे और उसके बाद कभी 1-2 रह जाते थे। तो हम लोग रात भर दिन भर काम करते थे और इमरजेंसी भी करते थे, सब कुछ करते थे, ऑर्थोपेडिक भी करते थे, सर्जरी भी करते थे। वो ज़माना था जब सर्जन इन जनरल का ज़माना हुआ करता था, नॉट की जनरल सर्जन। मतलब हमें ऐसे डॉक्टरों की ज़रूरत थी पहाड़ों में, अभी भी है रूरल इंडिया में, जो कि छोटी मोटी सारी सर्जरी भी कर लें, गले का ऑपरेशन भी कर लें, कोई फॉरेन बॉडी कान में फंस गई वो भी निकाल दें, अपेंडिक्स भी कर लें, बच्चा भी पैदा कर लें। तो ये कंसेप्ट जो आया कि फैमिली फिजिशियन का होना ज़रूरी है रूरल इंडिया में, कैसे हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव होंगी, ये मेरे दिमाग में उसी ज़माने से नौकरी करते करते मेरे दिमाग में आता रहा। उसके बाद मैं चला गया, लखनऊ चला गया। लखनऊ में मैं रहा काफ़ी 10 साल करीबन। अच्छा। तो वहाँ मैं केजी मेडिकल कॉलेज में काम करता था, स्टेट ब्लड बैंक वहाँ पर है, उसका इंचार्ज हुआ करता था। तो मुझे गवर्नमेंट ने कहा कि एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है यूएस गवर्नमेंट का, बहुत ही प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है, आपकी ज़रूरत है। तो मैं तो डॉक्टर आदमी, मैं क्या करूँगा प्रोजेक्ट में, मुझे तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है नहीं। उन्हें नहीं, ज्ञान नहीं, आपकी ही ज़रूरत है। अच्छा, आप आइए काम कीजिए। मैं गया वहाँ तो एक ही मैंने कहा मेरे बस का तो है नहीं यहाँ। तो वहाँ की जो बॉस थी उनके पास गया, उन्हें नहीं डॉक्टर भट्ट आपको यहाँ काम करना ही करना है, आपको मन लग जाएगा तो यू विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस, और आप कंट्रीब्यूट करेंगे ज़रूर। तो वी कंट्रीब्यूटेड फॉर 10 years इन दैट प्रोजेक्ट। अच्छा, ये बताइए कि भारत में डॉक्टरों की कमी है क्या? देखिए, भारत में डॉक्टरों की कमी नहीं। भारत में देखिए ना, कोई भी चीज़ अब आइसोलेशन में डील नहीं हो सकती हिंदुस्तान में। बिल्कुल, हर चीज़ में टोटलिटी पे ही एक समग्र मतलब दृष्टि ही जो है वो डालनी पड़ेगी। भारत में एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा जो सबसे बड़ी जो हमारे साथ इशू था अभी तक, लेकिन जिसमें अब इम्प्रूवमेंट होना बहुत तेज़ी के साथ शुरू हुआ है, कि हमारे पास तो मेटिकुलस प्लानिंग होनी चाहिए, जो एक दूरदृष्टि होनी चाहिए, जो एक विकास का एक मॉडल दिमाग में आना चाहिए, चाहे हेल्थ से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी विभाग से संबंधित हो, जो एक इन टोटलिटी में प्लानिंग की जो एक ज़रूरत पड़ती है, जो बुनियादी प्लानिंग होती है। जैसे ये देश है और ये गोरों की अपनी एक थिंकिंग भी है कि वो अपने रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अच्छी प्लानिंग में, अच्छी रिसर्च में, प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च में करते हैं, एक कॉन्क्रीट फिर एक कुछ डिसीजन लेते हैं। नहीं तो भारत में है थोड़े से आगे जाके देश के लिए या राज्य के लिए बहुत ही हितकारी होते हैं। अच्छा, वो हम नहीं कर पाया। भारत में 5 year प्लान्स होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, वो शायद इतने एग्जॉस्टिव नहीं होते हैं। आप खत्म हो गए वो 5 year प्लान तो होते हैं, देखिए हाँ वो खत्म, तो आपकी प्रॉब्लम वो खत्म हो चुकी है। अच्छा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमेशा जो दूर की घास होती है अच्छी लगती है। यहाँ पे जो डॉक्टरों की कमी है, मुझे कुछ रीजन जो टाउन है उसमें काफ़ी जाने का मौका मिला है। जीपी से अपॉइंटमेंट के लिए 1 महीने का समय लगेगा। जीपी की बात कर रहा हूँ, सर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ। और बाई कोई चांस हो सकता है 1 महीने में आपके कुछ गड़बड़ हो गया, अगर आप उस अपॉइंटमेंट पे नहीं पहुंच पाए तो दोबारा से 1 महीने की लाइन शुरू। ये रीजनल एरियाज की बात कर रहे हैं ना? जी। अच्छा, तो जो भारत सरकार है या कोई भी सरकार है, हर एक की लिमिटेशन आ जाती है समहाउ। और यहाँ पे जो इसकी जो दुर्दशा है मेडिकेयर की, यहाँ वैसे तो बहुत अच्छा है, उसमें डॉक्टरों का ही बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ऐसे जकड़ लिया है, यहाँ पे कई डॉक्टर अच्छे डॉक्टर आए हुए हैं, वो टैक्सी चलाते हैं, वो उसमें घुसने नहीं देते हैं। तो कई चीज़ें हैं प्लानिंग। नहीं गुप्ता जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए ऐसा ना,
आप जब कंपेयर करते हैं तो जो पुरानी कहावत है मैनेजमेंट में, कंपेयर एप्पल विद एप्पल, मैंगो विद मैंगो, यू कांट कंपेयर मैंगो विद पाइन एप्पल, है ना। तो देखिए हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में और ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य में ये दोनों हेल्थ सिस्टम्स को कंपेयर करना बड़ा डिफिकल्ट है। बहुत सही बात। और इनका मेरे ख्याल से कोई हिसाब नहीं बैठता, क्योंकि वी आर ऑन ए वोल्केनो ऑफ 130 करोड़ पीपल। हम 130 करोड़ हिंदुस्तान में हमारी आबादी है। हमारे चैलेंजेस ही इंटायरली वेरी डिफरेंट है। और ऐसा नहीं कि हम अच्छा नहीं कर रहे, इस टाइम तो हम दुनिया में सबसे अच्छा कर रहे हैं। इन लास्ट 10 years वी आर डूइंग बेस्ट इन द वर्ल्ड। जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे हेल्थ सिस्टम ग्रो कर रहे हैं, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक थिंकिंग अभी गवर्नमेंट में आई है, टॉप लेवल पे आई थी। अच्छा। बल्कि सेवा इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको वो कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, वहाँ एक श्याम परांडे साहब हैं, बहुत ही बड़े डायनेमिक आदमी, उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा भाई डॉक्टर भट्ट आपको आना है और हम हिमालय के बारे में परिप्रेक्ष्य में कुछ सोचना चाहते हैं, हेल्थ सिस्टम्स को कैसे हम इम्प्रूव करें। तो अभी पिछले महीने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए ऐसा मैं अब कॉन्फ्रेंसेज में, वर्कशॉप में जाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि हम ग्राउंड पे कुछ नहीं कर पाते। अगर ग्राउंड पे कुछ करना है और समय कम है, भाई हर एक आदमी की ज़िंदगी में 80 साल मैक्सिमम है, बिल्कुल, तो उसमें अगर वो कुछ कर पाए तो इट इज़ ए प्लेजर फॉर हिम कि उसने कुछ किया। तो मैं कुछ करने के मूड में हूँ, मैं कंट्रीब्यूट करने के मूड में हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप आइए और आप बताइए हमें क्या करना है। तो वी हैड ए प्री मीटिंग बिफोर दिस कॉन्फ्रेंस। तो वी हैव डिसाइडेड दैट कंट्री नीड्स ए न्यू हेल्थ केयर सिस्टम। अच्छा। इट विल बी ए सिस्टम, उसकी अप्रोच ये होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम होगा। उसमें आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेदा, हीलिंग, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे ओल्ड सनातनी एक्सपीरियंसेस और मॉडर्न साइंस के सारे जो अच्छे मैटर हैं। क्योंकि कोविड में हमने रियलाइज किया कि वी हैव टू गो फॉर ए होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम। बहुत अच्छा। वी शुड नॉट गो फॉर दिस This is biomedical model. Actually, this is a biomedical model. What Australians are practicing or what Europeans are practicing. This is a biomedical model. Let's go for a bio-socio-psychological type of psycho model of medicine. A different model of medicine. जहाँ पर केयरिंग हो, जहाँ पर हीलिंग हो, जहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो, जहाँ प्रेम हो, मोहब्बत हो, जहाँ पर सेंस ऑफ ह्यूमनिटी हो, मतलब होलिस्टिक, मतलब एज ए होल हो, मतलब जो लोगों के दिल तक पहुँचे। एक ऐसा सिस्टम कोई अगर बन सकता है तो उसमें हम अपनी मेडिकल एजुकेशन को पूरा ट्रांसफॉर्म करें। तो वी डिड इट। अब हम उसको ला रहे हैं, ग्राउंड पे ला रहे हैं। अच्छा। कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले हिमालय से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ना हिमालय में क्या है, जैसे उत्तराखंड ही है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, वहाँ से शुरू होता है पूरा हिमालय, K2 माउंटेन्स पाकिस्तान में, गारो खासी जयंतिया हिल्स पे खत्म होता है साहब। अच्छा। उसमें हिमालय में खास बात यह है कि जो हाई माउंटेन्स है 11,000 से ऊपर, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत थिन है। उसके बाद सब जगह माउंटेन्स में क्या होता है, बीच में घाटियाँ आती हैं, बड़ी बड़ी फर्टाइल घाटियाँ हैं, वहाँ अच्छे अच्छे शहर हैं पहाड़ों के, और उनमें खूब बढ़िया जनता रहती है। फिर तराई का एरिया आता है, प्लेन शुरू हो जाते हैं। अब वहाँ ये है कि जो तराई का प्लेन एरिया है, कि लाइक उत्तराखंड, 2/3 ऑफ द पीपल लिव इन 1/3 ऑफ एरिया एंड 1/3 ऑफ पीपल लिव इन 2/3 ऑफ एरिया। चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट है। एक्सेस टू सर्विसेज वहाँ का सबसे बड़ा इशू है। अब 5 आदमी रहते हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, ऑस्ट्रेलिया में वही बात है, आपके जो रीजनल एरिया में लोग रहते हैं उनको एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज कैसे पहुंचे, दिस इज चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्यों, वहाँ रहने वाले हैं 10। अब आप उनको प्राइमरी हेल्थ केयर भी अगर देते हैं, तो अब प्राइमरी हेल्थ केयर और टर्सरी के बीच में अगर आपके रेफरल लिंकेजेस बहुत बढ़िया नहीं है, तो वहाँ से अगर कोई इमरजेंसी होती कैसे उठाएंगे उसको आप? ये तो आपने ENT का एक मामला, इफिस्टेक्सिस हो गई, आप अस्पताल में जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो रात को आपको ENT का डॉक्टर मिलेगा नहीं। ENT का डॉक्टर आपको इसलिए नहीं मिलेगा कि ही इज ऑन कॉल। ENT के स्पेशलिस्ट की जो वेटिंग लिस्ट होती है वो 2-3 महीने, 3-4 महीने में। इमरजेंसी में यू नीड इमरजेंसी। अब यहाँ होता क्या ऑस्ट्रेलिया में, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ। अच्छा। उसके साथ ये हुआ, उसको इपिस्टेक्सिस हुई, तो उसको उसकी वाइफ लेके गई, तो नर्स ने उसके वो डाल दिया पैक, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड इन दैट, एंड बट ENT सर्जन केम इन द मॉर्निंग। हमारे यहाँ ऐसा हो तो अस्पताल टूट फूट जाएगा 5 मिनट के अंदर। वहाँ तो पब्लिक प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ लोग अपना आराम से बैठे रहते हैं सुबह के टाइम। डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना डिफरेंट चैलेंजेस हैं, डिफरेंट। डॉक्टर साहब, आपने टूट फूट की बात की तो थोड़ी पॉलिटिक्स की बात भी कर लेते हैं। पक्का जी। आप अपने हिमाचल, उत्तराखंड की बात करिए। उत्तराखंड में आजकल क्या हाल है? देखिए, उत्तराखंड इज रनिंग वेल। द ओनली प्रॉब्लम इज विद उत्तराखंड इज कि वहाँ पर ना अपने रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थे जितनी वहाँ की डेवलपमेंट एक्सपेक्टेशन है। अच्छा अच्छा। उत्तराखंड बाइफर्केटेड फ्रॉम द सॉइल स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन नवंबर 2000। नवंबर 2000 के बाद जब एग्जिस्टेंस में आया तो
जहाँ पर जैसे हमारा था, हम गए, हम 3-4 लोग लखनऊ से गए, वे हैव एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर जनरल ऑफिस, तो वो एक्चुअली मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वहाँ पर एक सीएमओ का था देहरादून में। अब देहरादून को कैपिटल बनाया गया, तो अब वो मॉडल वहाँ के लिए क्या स्पेसिफिक मॉडल है, वो उसका न तो इतना चिंतन हो पाया। उसको तो ये था कि काम चलाओ भाई, शुरुआत तो करो। तो धीरे धीरे करते करते अब वहाँ पर डिपार्टमेंट सेटल डाउन हो गए हैं, डेवलपमेंट अच्छा हो गया है, रोड्स अच्छी बन गई हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर सबसे बड़ी जो इशू है वो है फाइनेंशियल इशू है। रिसोर्सेज बहुत कम है स्टेट के, और स्टेट अभी भी केंद्र पे, सेंटर पे, फेडरल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, और वहीं से पैसा आ रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वहाँ देखने में मिल रही है। चलिए, जब उत्तराखंड की बात हो रही है प्रदीप जी, तो एक मेरे संज्ञान में पिछले दिनों जोशी मठ की समस्या जो है वो है, तो उसी संदर्भ में एक सुषमा स्वराज जी जो है, उन्होंने जब केदारनाथ में जब मेरे ख्याल से 10 साल से अधिक हो गए उसको, जब वो हुआ था, तो उन्होंने संसद में एक बहुत सुंदर भाषण दिया था जो कि एक पर्यावरण के लिए है। तो हालांकि उनकी सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोताओं को वो सुनाया जाए कि उन्होंने क्या बात कही थी, ताकि उस पर हम उसके बाद हम भट्ट जी से उनकी विचार जानना चाहेंगे कि इसके बारे में वो क्या कहते हैं। अच्छा, उसके पहले हम एक सुंदर सा गीत सुना दें। ठीक है, चलिए। और सुंदर सा गीत सुनाते हैं। सुंदर सा गीत सुनाने से पहले वो जो आज की पहेली है कि इस गीत के जी, वो तो पुराना गीत था, निर्देशक कौन है, उसकी एक झलक सुना देते हैं। हाँ, उसकी झलक सुना दीजिए, उसके बाद दूसरा गीत शुरू करते हैं। इस गीत की धुन ही काफी है। जब आती होगी याद मेरी है, जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचलता होगा। जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचलता होगा। ही तो मुझे मिलने को, तू ही तो मुझे मिलने को, दिन रात धड़कता होगा। जब आती होगी याद मेरी, जब आती होगी याद मेरी। लिखे तो होंगे खत मुझको, पर डाक में न डाले होंगे, पर डाक में न डाले होंगे। ये मुझको दिखाने के लिए, के मुझको दिखाने के लिए तूने सब वो संभाले होंगे। जब आती होगी याद मेरी, जब आती होगी याद मेरी। Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर।
सुबह 9 से 11 बजे तक। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? वहां एक धारी देवी का मंदिर है, उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है उनको। उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी, उन धारी देवी के ऊपर भी एक विद्युत परियोजना चल रही है, जिसमें धारी देवी को जलमग्न करने की योजना थी। हमारी पार्टी की नेत्री उमा भारती एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी उस धारी देवी को बचाने के लिए। एक एक के घर जाती थी। आडवाणी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लेकर के, मुझे साथ लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास गई थी। पर्यावरण मंत्री से सैकड़ों बार मिली थी। हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया, हमें पर्यावरण मंत्री ने आश्वस्त किया, किसी भी कीमत पे धारी देवी वहां से हटाई नहीं जाएंगी। धारी देवी की मूर्ति अलग है, मगर धारी देवी वो शिला है जिस शिला को बचाने के लिए हम कह रहे थे। लेकिन सभापति जी, आप जानते हैं ये मात्र संयोग नहीं है। मैं सदन के लोगों को बताना चाहती हूँ, उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुई। उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुई और इधर केदारनाथ में जल प्रलय आया, जो ऐसा जल प्रलय आया जो हजारों जिंदगियों को लील गया, जो एक विनाश की लीला करता हुआ चला। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, अपूज्याम यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम तु व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है मगर पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहाँ 3 चीजें घटती हैं, अकाल, मौत और भय। ये वहाँ की पूज्या उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी का तिरस्कार हुआ और तीनों चीजें आ गई। लोग भुखमरी से भी मर रहे हैं, मौत का भी तांडव हो रहा है और भय भी वहाँ व्याप्त है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, ये जो विकास वर्सेस विनाश का प्रश्न है, ये आज मुंह बाए खड़ा है। वहाँ गंगा जी के ऊपर कितने बांध बन रहे हैं आप जानते हैं। योजना आयोग की चतुर्वेदी समिति ने गंगा, भागीरथी और अलकनंदा पर 70 बांधों की स्वीकृति दी है। 70 बांधों की। आज रेवती रमन जी यहाँ बैठे नहीं है, 2-2 बार चर्चा कराई है इस सदन में उन्होंने। हम सब सांसदों को साथ लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं। सभापति जी, गंगा हमारे लिए साधारण नदी नहीं है, गंगा हमारे लिए माँ है। पता नहीं आप उस दिन थे सेंट्रल हॉल में कि नहीं, मुझे आश्चर्य मिश्रित हर्ष हुआ था। इतना हर्षित हुआ था मन, जापान के प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित करते हुए जब गंगा जी का नाम लिया था तो गंगा मैया कहा था। वो लोग हमारी भावना की कद्र करते हैं, वो हमारी आस्था की कद्र करते हैं। वो गंगा जी को गंगा मैया कहकर संबोधित करते हैं और हमारे लोग गंगा मैया को सुरंग में डालने की योजना बना रहे हैं। गंगा जी की धारा अविरल बहे, गंगा जी की धारा निर्मल बहे, इसके लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन गंगा जी को जो लोग सुरंग में डालना चाह रहे हैं, उस उत्तराखंड के लोगों को इस तरह की आपदाएं सहनी पड़ रही हैं, जिसका शिकार पूरे का पूरा देश बनता है। इसलिए मैं आज यहाँ खड़ी होकर ये कहना चाहती हूँ, धारी देवी को पुनर्स्थापित करने का काम करिए। मैं यहाँ से मांग करती हूँ, गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांधों को निरस्त करिए। जितना मर्जी पैसा उस पर खर्च हो चुका होगा, जो पैसा आपके राहत और पुनर्वास पे खर्च होने वाला है वो उससे कहीं कम होगा। जितना मर्जी पैसा खर्च हो गया हो, मत दिखाइए हमें वो एस्टिमेट्स, मत बताइए कि इतना पैसा खर्च हो गया। अमूल्य जिंदगियां जा रही, खत्म हो रही हैं। पूरे का पूरा उत्तराखंड आज विप्लव की कगार पर खड़ा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, गृह मंत्री जी, गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांध निरस्त कर दीजिए, धारी देवी को पुनर्स्थापित करिए। धारी देवी को पुनः स्थापित करिए। उपाध्याय प्रदीप जी, ये देखिए, सुषमा स्वराज जी तब विपक्ष में हुआ करती थी, तो इनके जो सुर देखेंगे कि सारे बांध जो बन रहे हैं उनको निरस्त कर दीजिए। और आज इन्हीं की पार्टी की सरकार है और वही कर रही हैं जो कि उस समय की सरकार कर रही थी। तो ये तो इसको
अच्छी वक्ता हैं, सुनने में अच्छा लगता है और बात काफ़ी हद तक सही कह रहे हैं। बहुत समझदार भी रही हैं, लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा इमोशनल होकर उन्होंने ये बोल दिया। हालांकि हमें विद्युत की ज़रूरत है और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? बिल्कुल प्रदीप जी, देखने की ज़रूरत होती है। किसी ज़माने में कितना कम बिजली का उत्पादन भारत में हुआ करता था। हम लोग जब पढ़ते थे तो दिन में मतलब आधे दिन बिजली आना सामान्य बात मानी जाती थी। और आज देखिए पूरे प्रदेश में जो है वो 24 घंटे बिजली मिलती है। तो ये सब इतने बांध बने हैं और इतनी परियोजनाएं चली हैं, उसी का सकारात्मक परिणाम है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो उस प्रदेश के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं और वहाँ की सारी क्या क्या इन योजनाओं के क्या लाभ हो सकते हैं और क्या इनसे हानियाँ हो सकती हैं, आप उनको अच्छे से जानते हैं और आप सरकार से भी जुड़े रहे हैं। तो इस संदर्भ में बताइए कि एग्जैक्टली सही अप्रोच क्या है? प्रदीप जी, ये जो इशू है आपने उठाया है, बड़ा संवेदनशील इशू है और एक ना जिसको कहना चाहिए कि एक हिमालय के संदर्भ में जब भी आप बात करते हैं तो देखिए हिमालय बहुत ही पिक्यूलियर है। पिक्यूलियर इस सेंस में है कि एक तो दुनिया के अकेले बड़े पहाड़ हैं, इतने बड़े पहाड़ कहीं हैं नहीं, और सबसे नए पहाड़ हैं। और बहुत से लोग जानते नहीं हैं हिमालय आर द थर्ड पोल ऑफ द अर्थ ऑल्सो। यस, इट इज एस्टेब्लिश्ड। तीसरा ध्रुव भी दुनिया में एक और है, एक नॉर्थ है, एक साउथ पोल है, एंड थर्ड इज द हिमालयाज। दे आर द थर्ड पोल ऑफ द ग्लोब एंड दे आर वेरी न्यू and there is snow in Himalayas like Arctic, it never melts। कभी वो बर्फ गलती नहीं पूरी। और तीसरा ये है कि हिमालय के संदर्भ में ये कहना होगा कि 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन हिमालयाज। 20% indirectly fed by हिमालयाज, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मानसून केवल हिमालय से टकरा के बनते हैं, दुनिया में कहीं मानसून नहीं होता। दिस इज ओनली पिक्यूलियर टू हिमालय। और चौथा यह एक और नई चीज़ है हिमालय के बारे में कि जो हमारा कैलाश है, कैलाश इज जो माउंटेन है और जो मानसरोवर लेक है, दैट इज द सेंटर ऑफ होली प्लेस फॉर 4 बिग रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 4 बड़े ऐसे धर्म हैं जहाँ के लिए सबसे बड़ा पवित्र जो केंद्र है वो कैलाश है, माउंट कैलाश है। तो हिमालय को कभी भी लाइटली लेना और हिमालय के बारे में कोई भी चिंतन करना और वहाँ का डेवलपमेंट करना, जो मैंने पहले कहा था ना, समग्र विकास की ओर ही सोचना पड़ेगा। अगर आप हिमालय को बचाना चाहते हैं तो आपको पॉपुलेशन भी कम करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन से क्या मतलब है? पॉपुलेशन से मतलब है कि जितने आदमी जिंदा हैं उतने ही आदमी पैदा हो, उतने ही आदमी मरे। तो आपका स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन अगर होती है, सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन अगर आपकी स्टेबलाइज्ड है तो आपका प्रेशर नहीं पड़ेगा हिमालय के ऊपर। और जैसा लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, लोग हिमालय में चढ़ते चले जाएंगे, तो जो बियरिंग कैपेसिटी है हिमालय की वो इतनी ज़्यादा नहीं है। आज यही प्रश्न उठ रहा है जोशीमठ के संदर्भ में। जोशीमठ इज ए प्लेस विच इज वेरी सेंसिटिव सिंस सेंचुरीज एंड सेंचुरीज। 10,000 साल पहले एक मोरेनिक डिपॉजिट्स आ गए, ग्लेशियल मोरेनिक डिपॉजिट्स आ गए, वो सेटल डाउन हो गए। हिमालयाज वेयर एक्चुअली हिमालयाज वेयर बिल्ट ओनली बिकॉज ऑफ द एशियन एंड यूरेशियन जो प्लेट्स थी जब टकराई 40 मिलियन ईयर्स बिफोर, तो हिमालयाज केम आउट ऑफ दैट थिंग। और हिमालय का संदर्भ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जोशीमठ जैसे और भी वहाँ अनेक अभी जगह हैं जहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ सिस्मिक प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ मोरेनिक डिपॉजिट्स हैं। एक गांव है गरब्यांग नाम से, 1920 से वो गांव ग्लेशियर के ऊपर बना हुआ गांव है। अच्छा, इट इज़ नियर टू इंडो चाइना बॉर्डर। आई हैड बीन टू देयर ऑन फुट। तो वो गांव में सारे मकान तिरछे हो गए 1950-60 सन में तिरछे हो गए, क्योंकि नीचे ग्लेशियर पिघलने लगा और गाँव तिरछे होने लगे। तो वो सब इश्यूज हैं, वो भूगर्भ शास्त्री लोग हैं और वैज्ञानिक लोग हैं, उनकी समझ में वहाँ पर काफ़ी काम चल रहा है इस टाइम। Government is very active, especially federal government. Under Prime Minister's guidance, a group of people are regularly monitoring that entire thing, जोशीमठ operations. तो ऐसा नहीं है कि वहाँ की कैपेसिटी नहीं गवर्नमेंट्स की, गवर्नमेंट्स आर डूइंग वेरी वेल। लेकिन देखिए प्राकृतिक विविधताओं के साथ जो मैन मेड इश्यूज हैं उनको अगर हम क्लेरिफाई कर लें कि साहब मैन मेड ये है जो प्रकृति करेगी उसको तो कोई कुछ रोक नहीं पाएंगे। वो तो आप यहाँ भी नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। ठीक, प्रकृति के सामने तो हम मजबूर हैं। लेकिन जो मैन मेड जो फर्दर जो एडिशंस हैं उनको अगर क्लेरिफाई कर लिया जाए, उनको कोई उन पर रोक लगा ली जाए, तो मेरे ख्याल से जोशीमठ जैसी घटनाएं फिर नहीं होंगी। अदरवाइज तो ये तो चलता रहेगी, ये श्रृंखला चलती रहेगी। तो चलिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि अब इसी के साथ हम अपनी थोड़ी सी लोकल जो यहाँ की न्यूज़ है वो भी आपको सुना देते हैं। बहुत बढ़िया।
NEMC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा हूँ। यूक्रेनियन को प्रशिक्षित करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सैनिक रास्ते में हैं। लगभग 70 ऑस्ट्रेलियाई सैनिक यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक साझेदारी में शामिल होने के लिए ब्रिटेन की यात्रा करेंगे, क्योंकि रूस के साथ युद्ध जारी है। ब्रिटिश नेतृत्व वाले कार्यक्रम का लक्ष्य इस साल 20,000 यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षित करना है। रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉर्लिस ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सैनिक यूक्रेन के सैन्य कौशल को बढ़ाने और उन्हें युद्ध के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक यूक्रेन के समर्थन में $600 मिलियन से अधिक की राशि प्रदान की, जिसमें $400 मिलियन से अधिक की सैन्य सहायता भी है। ऑस्ट्रेलिया भर के व्यवसाय 26 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश मनाने के बजाय कर्मचारियों को ऑस्ट्रेलिया दिवस पर काम करने का विकल्प देंगे। कर्मचारियों को तिथि बदलने की अनुमति देने वाले संगठनों में वुलवर्थ, ऑस्ट्रेलियन पब्लिक सर्विस, टेल्स्ट्रा, पैरामाउंट, डेलॉयट, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड स्मिथ शामिल हैं। जबकि विश्वविद्यालय अपने कार्यबल के साथ व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं, राष्ट्रीय तृतीयक शिक्षा संघ के कॉर्पोरेट पदचिन्हों का पालन किया है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की उपयुक्तता पर बहस जारी है। सरकार का कहना है कि बिल में राहत आ रही है। संघीय सरकार का कहना है कि थोक गैस और कोयले पर इसकी मूल्य सीमा ऊर्जा बिलों को कम करेगी, जिससे घरों पर दबाव कम होगा। सरकार ने पिछले साल के अंत में 12 महीने की कीमत सीमा लागू की थी, लेकिन इसे अभी तक उपभोक्ताओं पर लागू नहीं किया गया है। ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने कहा कि कीमतों में गिरावट पहले से ही बाजारों में दिखाई दे रही है। मूल्य सीमा लागू होने के बाद से गैस कंपनी और उत्पादकों के साथ नए अनुबंध करने के लिए संघर्ष कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग ने गैस कंपनियों को उसके नए दायित्वों की स्पष्ट समझ में मदद करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा उपयोगकर्ता ने आपूर्ति की कमी के दावों के बीच ऊर्जा उत्पादन कंपनियों को बुली कहा है। संघीय सरकार ने पिछले साल के अंत में गैस बाजार पर मूल्य सीमा लागू की, लेकिन उपयोगकर्ताओं का कहना है कि मूल्य संघर्ष कम नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के एनर्जी यूजर्स एसोसिएशन के CEO एंड्रू रिचर्ड्स ने कहा कि बड़े उत्पादक आपूर्ति रोक रहे थे। गैस उत्पादकों का कहना है कि वे नए कैप के तहत नए खुदरा अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए अधिक आधिकारिक दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई गैस उपयोगकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग द्वारा जल्द ही नए अनुपालन दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जो आपूर्तिकर्ताओं को पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। 3 साल के स्वच्छ ड्राइविंग रिकॉर्ड वाले NSW में ड्राइवरों को मामूली अपराधों के लिए जुर्माना भरने से बचने का एक बार मौका दिया जाएगा। प्रोत्साहन NSW सरकार की एक नई घोषित चुनाव नीति में आया। ड्राइवरों को अभी भी एक डिमेरिट पॉइंट मिलेगा और प्रोत्साहन हर 3 साल में केवल एक बार लागू किया जाएगा। सरकार की घोषणा NSW लेबर द्वारा 12 महीने की अच्छी ड्राइविंग के बाद मोटर चालकों के लिए एक अवगुण बिंदु को हटाने के अपने स्वयं के चुनावी वादे के प्रकट होने के एक दिन बाद आई है। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा हूँ। कृपया अगली बार अधिक समाचारों के लिए हमसे जुड़ें। सुरक्षित रहें। ये खबर आपके लिए नेशनल एथनिक एंड मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्टर काउंसिल द्वारा लाई गई है। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स।
ये था हमारे स्पॉन्सर करीम मास्टर का संदेश। तो यतीन जी कुछ आंसर्स जो है उसके आए हैं, लगता है हम लोग शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया श्रोताओं को। लोगों ने जो है संगीत निर्देशक का नाम बताया है जो गाना क्विज वाला था, लेकिन दरअसल हम उस फिल्म के निर्देशक का नाम जानना चाह रहे थे, फिल्म ना कि गाने के। हाँ, तो वो जो गाना जो है वो तो हम 2 बार सुना चुके हैं, उसका मुखड़ा चाहेंगे बाद में अगर प्रदीप जी ने अनुमति दी तो एक बार फिर सुना देंगे। लेकिन मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी बहुत ही अपने दौर का 60s की पिक्चर का सुपर हिट गाना है। तो हमको फिल्म के निर्देशक और हम रिजल्ट करीब 10:45 पे करेंगे, बल्कि हाँ अभी आधा घंटा है आपके पास, तो आप अपने याददाश्त पे जोर लगाइए और हमको फिल्म के निर्देशक का नाम बताइए। तो प्रदीप जी एक सूचना और है संजीव जी ने भेजी है कि श्री एम एक अध्यात्म के ऊपर गुरुजी हैं, वो पब्लिक प्रोग्राम कर रहे हैं 21 मार्च इवनिंग 6 PM to 7:30 PM एट हार्वे लॉय पेवेलियन कासल हिल शो ग्राउंड में, कासल हिल। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप संजीव जी को फ़ोन करिएगा 0413098814 0413098814। संजीव जी को आप फ़ोन करिए ज़्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप जी आपने वो समाचार में सुन रहा था, बड़ी सुंदर जानकारी कुछ ड्राइविंग के बारे में थी, मैं पूरा उसको विस्तार से नहीं सुन पाया, जरा हमारे श्रोताओं को बताइए, मेरे ख्याल से श्रोता उसके बारे में जानकर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। ऐसा है उपाध्याय जी, एक मेरे पास लेटर आया ट्रांसपोर्ट का, मैंने देखा कि यार फिर से फंस गया यहाँ, तो स्पीडिंग में फंस गए। मैंने उसे खोला, उसमें लिखा हुआ था कि आपको वार्निंग दी जाती है, आप स्पीडिंग कर रहे थे, इस बार तो माफ़ किया जाता है लेकिन अगली बार आपको फाइन किया जाएगा। लगता है इलेक्शन आने वाला है। हाँ इलेक्शन वाला है। तो ये क्या डिस्क्रिशनरी, मतलब कभी ये हर एक के लिए नियम बन गया है क्या है? हर एक के लिए नियम कुछ ऐसा है कि अगर पिछले 1 साल में आपने ऑफेंस नहीं किया है तो पहली बार में आपको माफ़ किया जाएगा, दूसरी बार में आपको फाइन किया जाएगा। तो ये नियम बन गया लेकिन शायद ऐसा है कि आपको वार्निंग देते हुए आपका 1 पॉइंट भी कट जाएगा। अच्छा, तो मिला जुला प्रभाव है। जितनी अच्छी खबर हम सोच रहे थे उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलिए अच्छी तो है। फिर भी अच्छी है। जिसके पास पॉइंट नहीं होते ना उनसे आप पूछिए। तो चलिए प्रदीप जी, फिर हम जो है एक और गाना जो है श्रोताओं को सुनाते हैं। हम लोगों पे आरोप लगता है कि हम लोग पुराने गाने बहुत सुनाते हैं, तो थोड़ा सा एक नए दौर का गाना लाया हूँ मैं। उसके पहले एक और स्पॉन्सरशिप मैसेज। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit? Formation of association, company or trust? Cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio.
हंसी दास्तां मिल गई जीने का मरने का जीने का मरने का आएगा अब मजा कुछ मेरे दिल ने कहा कुछ तेरे दिल ने कहा कुछ मेरे दिल ने कहा कुछ तेरे दिल ने कहा अब हम क्या कहें क्या सुने जब दिल बातें करने लगे अब हम क्या कहें क्या सुने जब दिल बातें करने तो दोस्तों हमारे साथ डॉक्टर भट्ट अभी भी हैं और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भारत में आपकी समझ से आपके विचार से भारत में क्या चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और बाकी के चैलेंज की तो बात करेंगे। प्रदीप जी, आपने फिर से वही विषय छेड़ दिया जो शुरू में हम बात कर रहे थे। आप देखिए, गौर से देखिए, फिर मैं कहना नहीं चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश हमारी जो स्टेट है जहाँ हमने बहुत काम किया, वहाँ एक बड़ी अजीब सी बड़ा एक डेमोग्राफिक एक बड़ी जिसको कहना चाहिए एक ऐसी ताजुब की चीज़ है जो हम लोग, जैसे हमारे अमेरिकन पार्टनर्स आते थे, यूएसएआईडी की टीम्स आती थी, तो उसमें जनरली लोग पूछते थे, तो हम उनको बताते थे। उस ज़माने में 16 करोड़ की पॉपुलेशन थी, तो हम उनसे कहते थे 160 मिलियन पीपल। 160 मिलियन पीपल, डॉक्टर भट्ट, व्हाट यू आर टॉकिंग? मैंने कहा, वी प्रोड्यूस वन ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर। ओह, व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा, यस 160। तो उंगलियों में थोड़ा सा हिसाब लगाते थे। इट्स ए बिग नंबर फॉर देम, वेरी बिग नंबर फॉर एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। एंड वो लोग थोड़ा नंबर से बहुत सरप्राइज होते थे। तो मुझे लगता है कि जो हमारे देश की जो सबसे बड़ी, अगर आइसोलेशन में अगर आप देखेंगे, और जो रिफ्लेक्ट करती है सारी जगह, हर जगह, वो है हमारी पॉपुलेशन। और हम कामयाब हुए। एक्चुअली आई वर्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड इट हैज़ बीन वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन इंडिया। अच्छा, फंडेड बाय यूएसएआईडी। इट वाज अ वेरी हाई ट्यून प्रोजेक्ट। और उसमें मतलब जो हिलेरी क्लिंटन थी वो खुद इन्वॉल्व थी उसमें। अच्छा, हाँ, वो इन्वॉल्व थी, वो उसकी चेयरमैन थी, वो वहाँ उसको मॉनिटर करती थी। तो इट वाज ए वेरी बिग प्रोजेक्ट, और उसमें बहुत अच्छे हमारे अफसर्स थे, यूपी के टॉप ऑफिसर्स थे, अच्छे अच्छे लोग थे, उसमें बड़ा काम हुआ। तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये पॉपुलेशन का जो झंझट है, डाटा में क्या है, ऐसा होता है, वन वुमेन इन हर रिप्रोडक्टिव एज लाइक 15 to 45, दिस इज ए रिप्रोडक्टिव एज ऑफ ए वुमेन। ये एक उत्पादक उम्र है। इस उम्र में एक औरत तो है एवरेज, कुछ जिले वहाँ पर ऐसे थे, वहाँ का TFR, इसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, एन एवरेज ऑफ ए वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज, children, number of the children produced by a woman in reproductive age, entire age. UP में that time it was 4.8. Almost. When we started this project. And in Rampur it was 5.2. Okay. And the target was to bring it to 2.8. अच्छा। और दो जो है ना, 2 TFR इज रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी, लगभग 2 की, मतलब जितनी कम होगी पॉपुलेशन उतने ही बच्चे पैदा होंगे, तो यू विल स्टेबलाइज। अब बड़ी खुशी की बात है, यूपी का TFR अब 2.8 के नीचे आ गया, काफ़ी नीचे आ गया। तो यूपी भी 2050 तक रिप्लेसमेंट में आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये बताइए कि ये तो आ गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको मानने को नहीं तैयार हैं, वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या, अब ये इशू शुरू हो गए हैं। ये देखिए, प्राइम चैलेंज तो ये है। इस चैलेंज के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लाइक गुड गवर्नेंस। ओके, वी आर ए डेमोक्रेसी, वी आर बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, एंड वी आर मच बेटर देन मेनी biggest, largest countries in the world, where people are living entirely under stress, strain. पैसा है, सब कुछ है, लेकिन बोलने का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता की जिंदगी नहीं। ठीक है, हम गरीब हैं थोड़ा सा इन कंपेरेटिव विद सम ऑफ द कंट्रीज। तो उस डेमोक्रेसी के अंदर, जैसे अब मैं आपको बताऊँ, हेल्थी है। भारत का जो संविधान है उसमें देयर इज 2 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, वन इज ए फेडरल लिस्ट, वन इज ए स्टेट लिस्ट, एंड इन बिटवीन दीज 2 there are 252 items
which are in the 52 items are in the concurrent list. अच्छा. Concurrent list means like health and education. They are state subject also, federal subject also. तो अब ये इसलिए है कि जैसे यहाँ है, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ एंड एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन इज स्टेट सब्जेक्ट. इट इज नॉट ए फेडरल सब्जेक्ट. डिफेंस ऑफ कंट्री एंड दिस, वी हैव गॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम बिकॉज द कंट्री वाज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो जब वो देश बना तो उस टाइम ये सोचा गया कि भाई वी विल हैव ए स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम so that states are united and things will run well. And that has been really proved very well till today. And we are improving. Every day democracy in India is getting more stronger and stronger and stronger. अब इसमें है ना जन चेतना बहुत जरूरी है. Until unless people are not going to be aware, individual person. अब एजुकेशन है, अवेयरनेस है, उसकी लिवली स्टेटस है, थोड़ा सा इकोनॉमिक स्टेटस है, ये आगे बढ़ेंगी तो मेरे को लगता है लोग जो हैं एक नए तरीके से सोचना शुरू करेंगे इन ए ब्रॉडर वे, इन ए मोर साइंटिफिक वे. अगर वो दिन अगर आ गया हिंदुस्तान में तो ये भी ख़त्म हो जाएगा कि कुछ लोगों की ज़्यादा है, कुछ लोगों की कम है. और ये ना ये डिवीज़न भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये डिवीज़न इस डिवीज़न के साथ जो हमारा परसेप्शन है, अगर हम उसको इस तरीके से जोड़ेंगे तो हमको इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा. कुछ लोग बहुत ही बेचारे संकीर्णता में इसलिए हैं कि उनको रखा गया है संकीर्णता के अंदर. एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एनी गवर्नमेंट दैट लोग संकीर्णता से बाहर आएँ. उसके लिए आपको उनको पुश करना पड़ेगा, उनको पुल करना पड़ेगा और उनको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा. पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल तटस्थ रहते हुए और बिना राजनीतिक होते हुए भी बहुत ही एक वैज्ञानिक रूप से इसकी व्याख्या की है और मेरे ख्याल से मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ. यहाँ बस इतनी बात और जोड़ना चाहूँगा कि इसमें हमारा थोड़ा राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है और उसका कारण मैं वो 70s में जो मिसेस गांधी की जो सरकार थी उनका जो फेल्योर इस फ्रंट पे रहा था, उस समय वो शायद अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था. उसके बाद किसी भी सरकार ने इस विषय को अछूत मान लिया था कि इस पे हमको कुछ नहीं करना है और शायद उसी के चलते हम लोग जो थे इस बुरी दशा में पहुंच गए. मगर अब मुझे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सब सारी दिशाओं में जब एक साथ समग्र रूप से कार्य किया जाएगा तो चीज़ें अपने आप जो है सही स्थान पर आना शुरू हो जाएंगी. प्रदीप जी, धन्यवाद आपका. आपने एक बहुत अच्छी बात की. मैं जरा सा एक श्लोक कोट करना चाहता हूँ. गीता का अंतिम श्लोक है, जब वो कहते हैं कि मैं तो भगवान कृष्ण हैं, मतलब वो जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, थिंकिंग है, प्लानिंग है, वो तो कृष्ण करेंगे. और तत्र पात्र धनुर्धर, और अर्जुन जो हैं वो धनुर्धर हैं, वो इम्प्लीमेंट करेंगे. मुझे लगता है कि गीता का ये श्लोक जो है ना, दिस इज एक्चुअल इन लाइफ, इन बिजनेस, इन सोशल लाइफ, इन गवर्नेंस, एवरीवेयर. जहाँ भगवान कृष्ण का जैसा स्ट्रेटेजिक थिंकर हो और प्लानर हो और जहाँ अर्जुन जैसा वीर इम्प्लीमेंटर हो, मुझे लगता है वहाँ विजय हासिल होगी. और मुझे लगता है इस टाइम हमारा देश उसी ओर बढ़ रहा है. बहुत खुशी आपसे जानकर डॉक्टर साहब. ऐसा है, इसी के साथ साथ एक बात और आ जाती है कि ये हैप्पीनेस किस चिड़िया का नाम है. इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन उसके पहले बिल्कुल हाँ नहीं, एक्चुअली ये जो डॉक्टर साहब जितनी बात बता रहे थे कि अगर एक बार हमारी भारत जो है वो सही बात है, जनसंख्या इतनी अधिक है, अगर कल्पना करिए कि हमारी जनसंख्या अगर 1/3 हो जाए इसकी, तो ओवर हेल्थ सबकी एवरेज पर्सन की कितनी अच्छी हो जाएगी, वेल्थ कितनी अच्छी हो जाएगी. उपाध्याय जी, मैं थोड़ा सा असहमत हो सकता हूँ आपसे. बिल्कुल. आज जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, हर जगह कोई भी देश होता है, आज अमेरिका को अगर आप ले लो, वहाँ के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो उनकी सारी वेल्थ को रियली कंट्रोल करता है, उनको हेड कर रहे हैं भारतीय. उनकी जो पढ़ाई है उनकी, वो अमेरिका के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी कंट्री में ले लो, भारतीय आपको कहीं ना कहीं उस देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. तो भारत क्या कर रहा है? भारत अपने ये संसाधन ही आप कह सकते हो पूरे विश्व को दे रहा है. बिल्कुल. न केवल गेहूं दे रहा है, न केवल ये ड्रग्स, मेडिसिन, ये जो कोरोना वायरस के जो वैक्सीन जो कोई भी नहीं दे रहा था वो फ्री में दे रहा है. तो भारत एक वो रोल अदा कर रहा है पूरी दुनिया के लिए, न केवल भारत के लिए. ये जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि उसने विश्व बंधुत्व की जो बात कही है, G20 का भी हमारा एक जो स्लोगन है, तो उसमें एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट होने वाला ही है. आप जैसे बिल्कुल आपने ठीक कहा. और जो लोग बात करते थे ना कि ब्रेन की बात करते थे, मेरा कहना ये रहा है हमेशा से कि भारत ऐसा टैलेंट का रिजर्वायर है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है.
और ये ब्रेन ड्रेन की बात बेकार की है, क्योंकि इतना ब्रेन है कि आप जितना नहीं गुप्ता जी, आपने बहुत ही सटीक और एक अच्छी बात कही। हमारा जो ग्लोबल, जो हमारा काइंडनेस है, जो हमारी ग्लोबल, जो हम सोच रहे हैं, एकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, एक्चुअली मैंने जनसंख्या के विस्फोट की बात की, मैंने जनसंख्या के नियमितीकरण की बात की। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एक्चुअली कंट्रोल, वी आर टॉकिंग ऑफ रेगुलेशन, वी आर टॉकिंग ऑफ हाई क्वालिटी पॉपुलेशन, वी आर टॉकिंग ऑफ कंट्रोलिंग एक्सप्लोजन, एन एक्सप्लोजन। अच्छी शिक्षा, अगर हमारा एक्सप्लोजन होता है तो वो हमारे काफ़ी डिजास्टर्स होगा, लेकिन उस एक्सप्लोजन को रोके जाने के प्रयास हो चुके हैं, मुल्क में शुरू हो चुके हैं, और TFR नीचे आने लगा है, और 2050 तक हमें लगता है हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे। और जो अपनी पॉपुलेशन बाहर जा रही है और वो जो कंट्रीब्यूट कर रही है, वो तो एक बहुत ही सुखद, वो तो एक वो है। और डॉक्टर साहब, बाय 2050 हमारे देश की का GDP 47 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगा। That's so good for। तो चलिए, इसी के साथ पैसे की बात हो गई, पॉपुलेशन की बात हो गई, लेकिन ये किस लिए हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि जिससे हम लोग किस तरह से खुश रह सकते हैं। हैप्पीनेस क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये छोटी सी वार्ता सुन लेते हैं। आज खुश तो बात होगी ना। आई एम सॉरी मिस्टर बच्चन, बट लगता है आपने इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट नहीं पढ़ी। ऑफ ऑल थिंग्स दैट हैपेंड इन 2018, यूएन की इस हैप्पीनेस रिपोर्ट ने मुझे काफी सैड किया। इंडिया इज नॉट इवन ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 हैप्पीएस्ट नेशंस। 156 देशों की इस लिस्ट में हमारी रैंक 133वीं है। अफगानिस्तान को छोड़ के बाकी सभी 7 कंट्री से पीछे हैं हम। अफगानिस्तान में तो चलो प्रॉब्लम्स हैं, बट हमसे कम डेवलप्ड हमारे पड़ोसीज पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यूएन के अकॉर्डिंग ये सब हमसे ज्यादा खुश देश हैं। यूएन ने अपनी रैंकिंग पर कैपिटा इनकम, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल फ्रीडम, जेनरोसिटी और एब्सेंस ऑफ करप्शन के बेसिस पर करी है। और हम लोग कलेक्टिवली एज अ नेशन सोशल सपोर्ट, जेनरोसिटी और सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी में लैग करते हैं। बट सीरियसली, इतने नाखुश हैं क्या हम लोग? और वैसे एक बात बताओ, ये हैप्पीनेस होती क्या है? यूएन को तो इसका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका ब्रेकअप हुआ है या आप एग्जाम में फेल हुए हैं, या फिर मैं ये वीडियो रात को 4 बजे शूट कर रहा हूँ क्योंकि डेडलाइन मीट करनी है। तो ये बताइए, इंडियंस के लिए हैप्पीनेस का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू रेनोन्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा ब्रूटा, हर एज ग्रुप के अपने अलग अलग खुशी के मायने हैं। काफी ऑब्वियस सी बात है, आई नो, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि उन्होंने क्या बोला है। सीनियर इंडियंस फील हैप्पी इफ समवन टचेस देयर फीट टू पे देम रिस्पेक्ट। सीनियर मेल इंडियंस को खुशी मिलती है जॉइंट फैमिली से, खासकर की इफ देयर बहू ट्रीट्स देम विद देयर ट्रेडिशनल स्पेशलिटी इन फूड। जहाँ घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। आई नो, सच प्रोग्रेसिव मच वाओ। इंडिया में सर्च फॉर हैप्पीनेस इन एल्डर्स ऑल्सो लीड देम टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा वगैरह वगैरह। यंगर इंडियंस आर हैप्पी व्हेन दे एक्वायर न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मोबाइल, बाइक, कार, एक्सेट्रा, imagining themselves at par with the Western world, if not ahead of them. Young Indians nowadays also seek happiness in traveling and seeing the world. Gives us a sense of freedom, you see. But ये सब तो external factors हो गए, जिनके होने से खुशी और ना होने से sadness. Internal factors का क्या हम internally खुश हैं? UN की World Happiness Report की रैंकिंग को भूल जाते हैं for a minute. WHO के अकॉर्डिंग we are the most depressed country in the world, followed by China and the US. According to another report, in the last 10 years, the rate of anxiety and depression among corporate employees has increased by 45 to 50%. So much so that today 42.5% of corporate employees in India suffer from depression. मतलब हर 2 में से ऑलमोस्ट एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहा है। बट ये सीन क्या है यार? इतनी भसड़ क्यों है हम लोगों के जीवन में? मे बी बिकॉज हम लोगों के लिए लाइफ, अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाए। तो हम लोग इस रैट रेस में भागते रहते हैं फॉर मोर मनी, फेम, रिकग्निशन, सोशल एक्सेप्टेंस एंड व्हाट नॉट। और जितना ज्यादा हम इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं ना, उतना ज्यादा हम नाखुश हैं। हम इन चीजों के पीछे इतना ज्यादा इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हम लोगों की आदत ऐसी हो गई है दैट वी ऑलवेज कंपेयर आवर लाइव्स टू दोज ऑफ अदर्स। और इससे इजाद हुई है 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी बीमारी, फोमो। अर्बन डिक्शनरी के हिसाब से फोमो और फियर ऑफ मिसिंग आउट इज अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और इनसिक्योरिटी ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसिंग आउट ऑन समथिंग एज एन इवेंट और एन अपॉर्चुनिटी। जैसे पार्टी में ना जा पाने पर फोमो कि सब लोग कितना एंजॉय कर रहे होंगे, सेल्फीज क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पे, एंड यू विल मिस ऑल ऑफ दैट। सोशल मीडिया इस फोमो की आग में घी का काम करता है।
It leads to a compulsive desire to stay connected with other people's lives online all the time. हम लोग Facebook, Twitter, Instagram वगैरह से इस लेवल पर एडिक्ट हो रहे हैं कि बाकी लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं या हमारे पोस्ट पर कितने लाइक आए या नहीं आए, that actually becomes very important, almost like an obsession. According to researchers, this addiction is as bad as an addiction of cocaine or alcohol. I agree that इस modern world में connected रहने का बहुत ही powerful tool है ये. Even I am sharing this video with you guys on this medium. But more than connecting, it has become a stalking tool. Somehow social media sites पर हर कोई हर समय खुशी नजर आता है, नहीं? The thing is that social media posts do not give a full and accurate picture of people's lives. It is usually about all their good times and high points. Real life में जो गंगाधर है वो social media पर शक्तिमान नजर आता है और इसकी वजह से हमें हर समय ये लगता रहता है कि दूसरों के पास जो भी है वो हमसे बेहतर है. प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? So we all get into this rat race to reach where we think others are, accumulating things that we don't need and doing things that we don't actually want to do. अपने आसपास देखिए जरा, काफी लोगों में ये बीमारी नजर आएगी और क्या पता जाने अनजाने या आप में भी कहीं आ गई हो और आपको इसका आइडिया ही ना हो. Studies show that FOMO leads to extreme dissatisfaction and has a detrimental effect on your physical and mental health. Mood swings, loneliness, feelings of inferiority, reduced self-esteem, extreme social anxiety and increased levels of negativity and depression. FOMO की वजह से there is always so much to do and time always seem to be running out. The thing is that we are all going too fast. Dude, life कोई रेस नहीं है यार और दूसरों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं. अपन सब एक दूसरे से अलग अलग हैं and our stories are bound to be different too, right? Then how can we all be part of the same race? You can consider it a race with yourself if you want to, outdoing yourself every time. But race ही अपनी है तो पैनिक किस बात का? अपनी पेस पे चलो, जीतोगे तो तुम ही. So let's just slow down a little, pause, take a moment and ask ourselves if we are happy where we are, if what we are doing makes us happy. What is it that makes us happy? उस पे काम करते हैं. By uncluttering our lives and getting rid of the distractions. On an average, people are less happy when their minds are wandering. When you are in the moment, you are happier. So let's work on our present and not dwell in our past or worry about our future. As Gandhi ji once said, जब हम जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और कर रहे हैं वो सब sync में हो, that is what is happiness. It is possible to redirect your attention. Notice where your attention is. और दिमाग भटकते हुए नजर आए, especially वहाँ जहाँ you know that it is not really productive or useful or adding to your experience, तो भैया attention को वापस ले आओ to what you were doing. You gotta do that repeatedly until it becomes a habit and your mind no more wanders. इसके लिए social media पर कम dependency will definitely help, but it will take a lot of discipline, dude. मैं खुद struggle कर रहा हूँ. You can also attempt to better understand the lives of those who are less privileged than us. And don't forget to be grateful for all that is good and meaningful in our lives. तो उपाध्याय जी, ये तो बड़ी अच्छी वार्ता आप लाए थे और इसमें जो ये कह रहे थे कि माइंड भटकता है, उसे सेंटर में लाने की ज़रूरत है, उसे एकाग्र करने की ज़रूरत है, ये बहुत तपस्या की ज़रूरत होती है इसके लिए. इसमें दो चीज़ें मुझे बहुत लगी. एक तो सबसे एक जो मनसा वाचा कर्मणा की जो हम थ्योरी जो कहते हैं, कोई गांधी जी का कोट इन्होंने दिया था कि जो हम सोचते हैं और जो हम कहते हैं और वही करते हैं, ये तीनों अगर चीज़ें सिंक में हैं तो हम खुश होते हैं. ये हमारी खुशी में को बढ़ाता है. तो वही है आजकल, वही सोशल मीडिया, वही उन्होंने एग्जांपल दिए कि डबल पर्सनैलिटी जीते हैं कि हाँ मतलब सोशल मीडिया पे ये चल रहा है लेकिन सच्चाई कुछ और है. तो यह है कि इस मतलब पारदर्शिता और जो है जो आप जैसा सोचते स्पष्टवादिता कि भाई जो है अच्छा है, जो अच्छा है. देखिए जी, बहुत सिंपल सी बात है उपाध्याय जी. हैप्पीनेस उन्होंने भी बोला ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है. आपके लिए क्या खुशी की चीज़ हो सकती है वो जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया के लिए हो. एक उसका एक ओशो जी का एक वो था कि एक लेडी थी, वो गिर गई कहीं पे, मूर्छित हो गई थोड़ी सी. तो सब लोग आए, पानी डालें, उसको सब साफ करें, ये करें वो करें. थोड़ी देर में उसकी सहेली आई, क्योंकि वो उठ नहीं रही थी, सब लोग घबरा रहे थे क्या करा जाए. तो उसने उसके पास में जो मछली की टोकरी थी उसके सर पे रखा. थोड़ी देर में उसकी सांसें वासें सब ठीक हो गई, वो खुश हो गई. अब आप इसको क्या बोलोगे? आप बताइए. अब आप तो जो जिसमें खुश है वो उसमें खुश है. आप ये जो हैप्पीनेस के इंडेक्स लेके चलते हैं, अब यहाँ पे ऐसे ऐसे आप देखिए कैसे तुलना करते हैं कि साहब भारत बहुत गरीब, क्योंकि वहाँ पे कोक जो है ना केवल 1 लीटर एक आदमी पीता है.
अरे भाई वहाँ पे कोई पी नहीं जाती तो उसको क्या बातें कर रहे नहीं, बिल्कुल एक्चुअली ये तो बहुत सब्जेक्टिव है और उन्होंने क्या पैरामीटर्स लिए हैं ये भी डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा भारत इतना पिछड़ा हो, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें करते हैं भुखमरी में, इसमें इतने पीछे। अरे भारत अनाज दे रहा है दुनिया को और कहते कि अब प्रदीप जी ऐसा है कि मैं इसमें थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा कि एक्चुअली क्या है ना, पूरे दुनिया के अंदर एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स हर चीज़ में, हेल्थ में, हैप्पीनेस में, हर चीज़ में। और कई मुल्क ऐसे हैं जो मिल के दिखाना चाहते हैं कि हम और उनसे बेहतर हैं। जी बिल्कुल सही बात बोली आपने। अब देखिए, जो एक संस्कृत में कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती। आज विश्व युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, आर दे हैप्पी? ओके, पूरा नाटो लगा हुआ है और सारा एम्यूनिशन शिफ्ट हो रही है यूरोप में, पोलैंड में न्यूक्लियर मिसाइल शिफ्ट हो रही, आर दे हैप्पी? गुड, वेरी गुड। यूएस के अंदर a boy is coming out with a gun and killing many people, and they are not making a licensing policy. They are worse than us. Yes, I tell you, the whole world is worse than us in many instances, and we are also worse in some of the things. Okay, but it does not mean कि people in India are not happy, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि WHO का रोल at the time of COVID to shield the China for all its sin was most condemnable. Yes, yes. And entire world has condemned WHO as one of the rubbish organization who takes money from China and gives a wrong declaration. Ki China has controlled everything. Millions of people have died in China. They have been burned in ashes. Nobody knows. There are no relations. People are not knowing where their mama, where the tau and chacha. But World Bank, WHO protects them. Why? These organizations, WHO, United Nations, I am not saying they are totally wrong. They are good. But the surveys and these figures, wherever they have been done, there is a sample size. Who you covered which sample? Whether you covered very poor people, whether you covered very educated people, to whom you covered. The sample size of India is very high. Yes. You can't predict about India on 30 crore population by a sample size of 500 people in Delhi. You cannot do it. Exactly. I feel there is some problem in doing this survey. बात बिल्कुल सही है। Though we can't be on the top of the world, but we are not on the worst of the world also. एक्चुअली इसमें प्रदीप जी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एजेंडा। कई बार मुझको लगता है कि ये रिपोर्ट जो है कि एजेंडे के तहत बनाई जाती हैं कि भाई हमको जो है इनको यहाँ पे दिखाना है, ये कमी इनकी उजागर करनी है, तो अपने स्टैटिस्टिकल डाटा किस तरीके से हम इंजीनियर करें ताकि इनको जो है हम वहाँ पे। ये मोहल्लेबाजी है, मोहल्ले में आपने किसी को नीचा संजोग नहीं है, प्रयोग है। अभी जो अडानी ग्रुप के साथ में हुआ है प्रदीप जी, एक इकोनॉमिक की बात है, आपको मालूम होगा शायद 20% के आसपास मार्केट प्राइस जो उनका है गिर गया है। एक संस्था है, रिसर्च संस्था है वहाँ पे अमेरिका में, जो शॉर्ट सेलिंग के लिए काम करती है। वो प्रूवन है, पहले से ही है उसका। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है, सोता हूँ कि जहाँ पे आपने ये मान लिया है कि शेयर प्राइस गिरेगा, तो आप पहले सेल कर देते हो। तो आज आपने समझो $100 का शेयर है, आज आपने उसको बेच दिया। आपके पास शेयर नहीं आज, वो आपने बेच दिया। आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, इट्स लीगल। और ये तब आप करते हो जब आपको ये है, आप ये अनुमान लगाते हो कि शेयर कल को $80 में हम खरीद लेंगे। इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो ऐसी संस्थाएं होती हैं जानबूझ के किसी ग्रुप के लिए ऐसी रिसर्च डालेंगे, कुछ इधर से न्यूज़ कहीं उधर से न्यूज़ डालिए। उन्होंने अडानी ग्रुप के लिए करा है। आज अडानी ग्रुप जो दुनिया में 3रे नंबर पे था, आज 7वें नंबर पे आ गया विदिन 2 days। अब अडानी ग्रुप ने कहा कि भाई जब कोई ऐसी संस्था होती है, अगर आप जेन्युइन हो तो आप उस संस्था को भी पूछते हो, आप उससे उस ऑर्गेनाइजेशन से पूछते हो कि भाई आप मुझे बताइए ऐसी ऐसी मेरी रिसर्च है, आप उसको डिस्प्रूव करिए। उसके बाद में कहते हैं मैं 10 साल से कर रहा हूँ। वो संस्था बोलती है अब आप मुझे बताइए 10 साल से आप कर रहे हो, आपके पास इतना मौका नहीं मिला कि आप करते हैं। आप टाइमिंग देखिए इन सब चीज़ों की, कब हो रहा है। अब जैसे डॉक्टर साहब आप अभी कह रहे थे, ये सब मिल के हो रहा है। एक जो रवीश कुमार करके जर्नलिस्ट है, वो अभी वहाँ से जब NDTV का निकाला गया तो 1 महीने के लिए वो अमेरिका में था। तो ये सारा जो हो रहा है ना, जिस तरीके से अब जैसे BBC की डॉक्यूमेंट्री आती है, आप 3 लोग वो इतने बड़े जज एंड जुडिशरी हैं कि उनके आगे जो
मैं तो समझता हूँ सैकड़ों लोगों ने भारत में काम करा होगा और वो कांग्रेस की सरकार में काम हुआ जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये सब डिसीजंस दिए वो सब गलत हैं। वो 3 जो बेवकूफ़ थे वो अपने आप को जो इतने बड़े अक्लमंद मानते हैं उन्होंने ऐसे डाल दिया। अब एक रिपोर्ट ऐसी जो आती है कितना बड़ा नुकसान करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा पॉलिटिकल एजेंडा का कहना चाहता हूँ। देखिए अब ये रिपोर्टें नुकसान इसलिए नहीं करती, तो मैंने आपसे पहले कहा लोग देख रहे हैं, लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि वो आपकी हर बात में मान जाएंगे। वो गोरों को भी समझते हैं, वो कालों को भी समझते हैं, वो सबको समझते हैं। लेकिन ये जैसे शेयर मार्केट का है ना, लाखों लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है अडानी ग्रुप में, आम आदमी का नुकसान होगा। नहीं, कोई नुकसान देखिए इसलिए नहीं हुआ। दे विल रिकूप। देखिए सत्य को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, सत्य अपनी जगह एस्टेब्लिश करता है। और ये जैसे हिंदुस्तान में हर्षद मेहता हुए थे, ये अमेरिका में हर्षद मेहता है। देखिए हर जगह हर्षद मेहता है। मेरे ख्याल सिडनी में भी बहुत से हर्षद मेहता होंगे, आप लोग जानते होंगे, हम तो यहाँ रहे नहीं कभी। तो हर जगह हर्षद मेहता है, हर जगह। प्रदीप जी हमको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करनी है, तो एक ऐसा है कि एक गीत सुना देते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। और फिर रीना जी के साथ में एक छोटा सा इंटरव्यू भी हम करते हैं गीत के बाद जी। अच्छा चलिए गीत सुना देते हैं आपको सुंदर साहब। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। सेज से कलियां चुनना ले, चुनना ले कोई चुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले, वो देख ले, कोई जान ले, वो जान ले, कोई दोष हम। रीना जी, हाँ आप सुन सकते हैं। श्रोताओं हम अब आपको अपने रीना जेठी जी से मुलाकात कराते हैं। रीना जी कैसी हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ठीक ठाक हूँ, हेल्दी हूँ। यतीन जी आप और आपके श्रोता कैसे हैं? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ अभी हम हैप्पीनेस पे बात कर रहे थे, तो लगता है कि सारे लोग आज हैप्पी हैं। आप पॉलिटिशियन हैं तो इसलिए थोड़ा सा आपसे जानबूझ के मैंने पूछा कैसी हैं आप। जो लगता है कि जो हवा है बदल रही है न्यू साउथ वेल्स में, लगता है कि इलेक्शन आने वाले हैं। तो आप रीना जी सवेरे सवेरे से बिजी थी, आप वैसे हमारे स्टूडियो में आने वाली थी लेकिन नहीं आ पाई आप, क्योंकि आपका थोड़ा सा एंगेजमेंट था। तो रीना जी हमारे काफ़ी श्रोताओं नए भी होते हैं, थोड़ा अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। बिल्कुल यतीन जी, दर्पण के श्रोता आप लोग सब हमारे को बहुत 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 प्यारे हैं, स्पेशली क्योंकि हम लोग सब या तो पैदा हुए हैं इंडिया में या फिर यहाँ पर आए हैं जब हम छोटे से बच्चे थे। तो मेरे बारे में, मेरा पूरा नाम रीना जेठी है। आई एम मैरिड टू राहुल जेठी और मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटे ने अभी भी HSC की है, तो अब आप समझ सकते हैं थोड़ी सी खुशी तो उस तरफ भी है, बट ज्यादा खुशी इस वक्त ये है कि हम लोग एज अ लिबरल पार्टी मेंबर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपना एक नया कदम, नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड फॉर द इलेक्शंस। और मैं हिलशायर में काउंसलर हूँ, लास्ट टर्म में मैं डिप्टी मेयर भी थी, तो ये मेरा 2nd टर्म है। तो 2 बार न्यू साउथ वेल्स की कम्युनिटी ने, हिलशायर की कम्युनिटी ने मुझे इलेक्ट किया है पब्लिकली as their own representative. So I am Reena Jethi, councillor of Hillshire Council, born and brought up in India, migrant to New South Wales, Australia, and now a community representative. आप अगर सुपर वुमन बोलें तो शायद गलत नहीं होगा।
देखिए फिर आपको सुपर वुमेन में ई लगाना पड़ेगा, वो प्लूरल, क्योंकि हमारे जो सारी फीमेल्स हैं ना, वो सभी बहुत मल्टी टैलेंटेड और मल्टी टास्क और मल्टी लिंगुअल एंड एवरीथिंग मल्टी है, तो वो जो है ना वो सुपर वुमेन में आ जाएगा प्लूरल में। मैम चलिए, मैं आपकी बात बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ। एक हाउस वाइफ, 2 बच्चों की माँ, काउंसलर होना, और फिर आप स्टेट गवर्नमेंट में भी आप जाना चाहती हैं जी। हमारे मेहमान हैं डॉक्टर साहब, बताइए। भर्ती। हाँ, नमस्ते रीना जी। नमस्कार जी। बहुत अच्छा लगा हिंदुस्तान से यहाँ आके आप जैसी ओजस्वी महिला के बारे में सुन के और आपसे वार्तालाप करने के बाद मुझे लगा यस वी कैन डू। बहुत अच्छा लगा। जी, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। तो रीना जी, हमें बताइए कि जो आपका अभी नेक्स्ट जर्नी है, अभी तक आप काउंसिल तक थी, अब आप स्टेट गवर्नमेंट में जा रही हैं, तो इस यात्रा के बारे में बताइए। जी बिल्कुल यतीन जी, ऐसा है कि एक ह्यूमन नेचर और ह्यूमन साइकी होती है टुवर्ड्स प्रोग्रेशन एंड टुवर्ड्स फ्यूचर गोल्स। तो अब जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो पहले प्राइमरी स्कूल जाएगा, फिर हाई स्कूल जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते यूनिवेयर, पोस्ट ग्रेजुएशन। इट इज अ ब्यूटीफुल जर्नी, एंड कोई भी अगर प्रोफेशन है, उसकी जर्नी में जो नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड है, इट इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू प्रोग्रेस ऑन दैट जर्नी, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन एंड इवेंचुअली अचीविंग सक्सेस. So as a local government representative, I have kept my options open. I have kept my options open in order to serve my community and my residents. Let it be New South Wales, let it be Hillshire Council, or let it be the whole Australia. देखिए, the world is an oyster for me at the moment, and जहाँ पर भी एक opportunity और opening रहेगी, चाहे वो state हो, federal हो, और local government is my favorite, close to my heart. I will step forward and put my hand up for it. तो अभी आपका जो लिबरल पार्टी से कैंडिडेंसी हुई आपकी, कौन सी जगह से आप कैंडिडेट बनेगी? जी अभी देखिए यतीन जी, इस बार अभी तो कुछ क्लैरिटी उस मामले में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे क्लैरिटी आती है, मेरे ख्याल से एज अ जर्नलिस्ट मेरे से पहले तो आप तक बात पहुंचेगी। बट लोग, आई एम so very glad that हमारे इंडियन डायस्पोरा से इतनी सारी फीमेल्स आगे आ रही हैं. I personally would share something very beautiful with you. पहली बार जब मैं इलेक्शंस में खड़ी हुई थी, 2015 की बात है, अपर हाउस के लिए. उस टाइम सब लोगों ने पहले तो बहुत ही सरप्राइज एक्सप्रेस किया. अरे इंडिया में आप पैदा हुए, यहाँ पर पॉलिटिक्स में जा रहे हो, फीमेल हो, हाई स्कूल टीचर हो आप, और उस टाइम मैं प्रेग्नेंट भी थी अपने दूसरे बेटे के साथ. तो everyone was a bit surprised and taken aback, but I suppose that whole surprise moved and shifted very quickly to be an inspiration, not just for women but for men as well. There were so many men who actually came to me and said, रीना जी अगर आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं. मैंने कहा बिल्कुल जी, आप सिर्फ बिजनेस पर्सन ना रहिए, बिकॉज अगर आप आगे आएंगे तो और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी. ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि आपने ना जाने कितने लोगों को इंस्पायर करा होगा कि वो भी आगे आए. चाहे वो माँ हो सकती हैं, काफ़ी बिजी माँ हो सकती हैं, काफ़ी बिजी यहाँ पे जो जब आप काम भी करती हैं, वाइफ, माँ, ये सब तो एक सुपर वुमेन वाला जो है बात, वो हर एक के लिए ही अप्लाई करेगा शायद. लेकिन उसमें एक हिम्मत करके आगे बढ़ा लेना अपने आप को, एक लीडरशिप में जाना, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है. बहुत बड़ी बात. बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई हैं, बेस्ट ऑफ लक. और मुझे लगता है कि आप हमारी भविष्य की उम्मीद हैं ऑस्ट्रेलिया में, और क्योंकि अमेरिका में भी हमारी भविष्य की उम्मीदें अब आगे बढ़ चुकी हैं, आप भी इसी तरीके से आगे बढ़ेंगी और एक दिन बहुत बड़ा सर्वोच्च पद यहाँ का हासिल करेंगी. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. तो हमारे श्रोताओं को कुछ आप मैसेज देना चाहती हैं, कैसे वो आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल यतीन जी, देखिए सबसे बड़ी रिक्वेस्ट जो मेरी सारे ऑडियंस से और सारे न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलियन पब्लिक से है, वो ये है कि जब आप वोट दे रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि किस पार्टी को आप पिक कर रहे हैं. आपकी वो पार्टी आपके लिए काम करती है, लेकिन उसके लिए आप वो पार्टी स्टैंड किस लिए करती है. फॉर माय पर्सनल बिलीफ, मैं लिबरल पार्टी से इसलिए जुड़ी हुई हूँ बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर बिजनेस स्ट्रेंथ, सक्सेस ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी. तो जो वो चीजें हैं, अगर एक इंडिविजुअल की लाइफ को देखें,
तो वो चीजें ना एक पिलर्स हैं, and they are the backbones of our individual families and community and society. और इंडियन डायस्पोरा जो है, जो इंडियन डायस्पोरा जो ऑस्ट्रेलिया में आके सेटल हुआ है, आप देखेंगे they are the most financially stable, majority contributing and successful diaspora. So what I want from them is to pick and choose the Liberal Party for the strengthening of the future businesses and financial and educational stability in New South Wales and Australia. ठीक है रीना जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही आपकी कैंडिडेसी सब ठीक हो जाएगा, हम आपको दोबारा से इनवाइट करेंगे अपने स्टूडियो में भी। जी बिल्कुल यतिन जी, एंड अगेन सारे दर्पण श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आई एम वेरी वेरी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ यू एंड दर्पण रेडियो। थैंक यू यतिन जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बाय बाय। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात बोली रीना जी ने। और उपाध्याय जी, आप थोड़ी सी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। रीना जी ने नारी शक्ति का बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। और बिल्कुल हमारे समस्त दर्पण परिवार की ओर से उनको शुभकामनाएं। तो चलिए, 2022 की फाइनेंशियल रिपोर्ट हमने वादा किया था श्रोताओं से, तो वो सुनाएंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए सुनाना चाहता हूँ। तो एयरपोर्ट पे जब हम लोग आजकल फ़्लाइट जो है वो विदेश या कहीं भी अगर आपको 500 किलोमीटर से या उससे अधिक यात्रा करनी, तो सबसे सुगम साधन बन गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप जल्दी से जल्दी बहुत सीमित समय में आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक आजकल जो भारत में और सब जगह है जो समस्या है, वो जो सिक्योरिटी चेक की है। आजकल प्रदीप जी ऐसा हो गया है कि हर देश के अलग अलग नियम हैं। आप वहाँ पे जाइए तो कोई कहता है लैपटॉप बाहर निकाल के रखिए, मोबाइल भी बाहर निकालिए, कहीं पे तो आपकी बेल्ट भी उतरवा लेते हैं। पता लगा किन्हीं देशों में जूते भी उतरवा लेते हैं। अच्छा, हमको प्रदीप जी ईमानदारी से बताऊं, जब मैं ट्रैवल करता हूं तो मुझे इनको उतारने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि जब आप सिक्योरिटी चेक करके बाहर आते हैं तो सारा सामान आपका बम्बार्ड होकर आपके सामने आता है। और ऐसे में बड़ा आसान है कि आप अपना मोबाइल भूल जाएं या वॉलेट भूल जाएं, और आगे जाके आपके लिए समस्या हो सकती है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज़ आप वहाँ से उठाना भूल गए। तो उसके लिए तकनीकी विदों ने एक बड़ा सुंदर समाधान दिया है। भारत में उसको ट्रायल किया जा रहा है। उन्होंने अब कहा है कि आपको लैपटॉप वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना बैग पूरा कीजिए। उन्होंने मशीनों को जो है एडवांस कर दिया है, तो जो स्कैन करती हैं तो जो सारा जो सिस्टम बाहर निकाल के स्कैन होता था वो अंदर ही अंदर अब हो जाएगा। और आप जो है उसके तो उस असुविधा को जो है अब जो है मेरे ख्याल से शायद समाप्त होने वाली है। तो दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, 4-5 एयरपोर्ट जो है सबसे बिजी उन्होंने चूज़ किए हैं। वहाँ पे ये चीज़ जो है चालू होने वाली है। और बताया जा रहा है कि वर्ष के अंत तक सारे मुख्य एयरपोर्ट्स में जो है ये भारत में मैं इस चीज़ को उपाध्याय जी ऐसे मानता हूँ कि कितनी पूरी दुनिया इस कष्ट से गुजर रही है, इतना इनह्यूमन बिहेवियर से गुजरती है, कितनों की फ्लाइटें मिस हो जाती हैं फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ सम पीपल। हम कब तक ये प्राइस पे करेंगे, कब तक बकवास चलेगी, कब तक कैसे हम इस सफरिंग को बर्दाश्त करेंगे? वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। इन नॉनसेंस को बंद करना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं तो टेक्नोलॉजी उसमें साथ दे रही है। और ये जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट, सिडनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर आपसे कहते हैं कि लैपटॉप में आप ना बैग में ही रहने दीजिए। तो मैं गया था कॉफ सार और वहाँ से वापस आने लगा तो उन्होंने कहा कि लैपटॉप निकालिए। मैंने कहा सिडनी में तो ऐसा नहीं था। तो बोले कि नहीं, वहाँ पर मशीन अच्छी है। नहीं, मैं इसमें कहना चाहूँगा प्रदीप जी, अभी दुनिया की कुछ सरकारों ने इस चीज़ को महसूस किया बड़ी गहराई से कि जो हमारी फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं सारे दुनिया के सारे देशों में, और उनमें और सरकारी मशीनरी के अंदर खासकर भारत में बिहेवियरल चेंज की बहुत सख्त जरूरत है। और देयर हैज बीन सम मॉड्यूल्स डेवलप फॉर बिहेवियरल चेंज फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, फोर्सेज एंड अदर पीपल और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज कि इन ए सीरियल वे and they have to practice how to change the behavior. I think this is very important aspect, and because these formalities sometimes they are basically behavioral की ही इशू हैं, तो वो अगर बिहेवियरल चेंज का सब जगह मॉड्यूल डेवलप हो जाए और ट्रेनिंग हो जाए और सरकारें इसमें बहुत रुचि दिखाने लगे, जैसे अब दिखा रही कुछ सरकारें, तो मुझे लगता है ये भी काफ़ी 20-25%, 50% तो समस्या वहाँ पर भी सुधरेगी। साथ में जो गुप्ता जी ने कहा है कि ये अनह्यूमन प्रैक्टिस थोड़ा सा बंद होनी चाहिए, जिसमें बिहेवियर भी एक इम्पोर्टेंट चीज़। थैंक यू। चलिए उपाध्याय जी, फाइनेंस से पहले अब यतीन जी ने मुझको इशारा किया है कि हमको वो क्विज का रिजल्ट भी देना होगा। अच्छा, तो मैं ये बताऊंगा कि सही उत्तर उसका था
रामानंद सागर, जैसा कि हम लोगों ने बताया था, उन्होंने फिल्म के निर्देशक का पूछा था। तो ये फिल्म आँखें 1968 में आई थी और धर्मेंद्र और माला सिन्हा इसके मुख्य अभिनेता थे। और ये बहुत ही इसके गाने, इसके अलावा बहुत सारे गाने थे इसमें सुपरहिट थे। और रामानंद सागर, जैसा कि हमने शुरू में कहा भी था कि इसके निर्देशक जो हैं वो बड़े अजीब व्यक्तित्व हैं, जाने माने हैं, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। उनको इन फिल्मों के अलावा रामायण सीरियल के लिए जाना जाता है, जो कि भारतीय दूरदर्शन की एक, मेरे ख्याल से सारे दर्शकों को एक बहुत ही अनूठी देन है, जो कि अभी कोविड के दौरान दोबारा दिखाई गई और लोगों ने उसी उत्साह से उस सीरियल को देखा था। तो हमारे जो विजेता हैं यतीन जी के पास, तो मैं केवल उनका नाम लेता हूं जिनके सही आए हैं। तो एक तो महेंद्र जी हैं, महेंद्र गुप्ता जी, और दूसरी हेमलता जी, और एक सचिन जी हैं। इन तीनों लोगों के ही जवाब सही आए। तो ठीक है, हम रैंडमली इसमें से, यतीन जी हमारा कुछ गणित लगाएंगे और रैंडमली इनमें से एक नाम हम लोग पिक करके बताएंगे आपको। तब तक कुछ धंधे की बात कर लेते हैं प्रदीप जी। तो चलिए, जैसा कि वादा था, 2022 की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना से बाहर निकलने के बाद यह पहला वर्ष था और कोविड के चलते फाइनेंशियल मार्केट ने 2 खराब सालों के बाद रिकवरी की प्रोसेस शुरू की थी। लेकिन बड़े सेटबैक के बाद इकोनॉमी को पटरी पर आने में समय लगता है और 2022 में जीवन शैली तो सामान्य हो गई, लेकिन आर्थिक स्तर पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। अगर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत के संदर्भ में बात करें तो वर्ष 2022 में सबसे ख़राब स्थिति अमेरिका की रही, जहां का स्टॉक मार्केट 20% गिरा। ऑस्ट्रेलिया में 5% की गिरावट रही। भारतीय स्टॉक मार्केट की इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी 4% की बढ़त रही। तो तुलनात्मक रूप से भारत का बाजार पहले नंबर पर रहा, फिर ऑस्ट्रेलिया और सबसे नीचे अमेरिका। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अमेरिकी डॉलर की तुलना में करीबन 6% की गिरावट रही। ऑयल की कीमतों में 10% की वृद्धि हुई। मुझे सबसे अधिक आश्चर्य सोने की कीमतों को लेकर है, जिसमें 2022 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सामान्यतः देखा जाता है कि जब इक्विटी मार्केट खराब परफॉर्म करता है तो निवेशक सोने की तरफ बढ़ते हैं और उसकी मांग बढ़ने के कारण उसकी कीमतों में वृद्धि होती है। अतः उस परिदृश्य में अपेक्षा की जा रही थी कि सोने की कीमत बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस समय पूरा विश्व मुद्रास्फीति से संघर्ष कर रहा है। 2022 में ब्याज की दरों में बहुत बढ़ोतरी हुई, लेकिन अब इस पर रोक लगाने की बात हो रही है। ब्याज दरें और बढ़ाने से स्थिति और ख़राब हो सकती है। महंगाई के साथ EMI का बोझ हर देश के नागरिकों को परेशान कर सकता है। एक तरफ दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं संकट के दौर से गुजर रही हैं, लेकिन दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसियों को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे अभियानों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों की दिलचस्पी को बढ़ाया है। खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। एप्पल, वॉक्सवैगन जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों ने भारत में अपने प्लांट डाले हैं। जब दुनिया भर के बाजारों से निवेशकों का मोह भंग हुआ तो FDI और FII ने बाजार से अपना पैसा निकाला। भारत ने नए निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसी कारण संकट के इस दौर में भारतीय शेयर बाजार शीर्ष पर बना हुआ है। कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि 2022 की तरह 2023 भी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को दबाव में रखेगा। भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था गिरी तो भारत पर इसका कुछ असर तो दिखाई देगा ही। अंत में यही कहूँगा कि पूरे विश्व के निवेशकों के लिए यह चुनौतीपूर्ण वर्ष है। बहुत अच्छे उपाध्याय जी, बहुत अच्छे, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। और हम एक अपने स्पॉन्सर के मैसेज पहले सुना देते हैं। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर का संदेश। प्रदीप जी, हमारे कई श्रोताओं ने मैसेज भी डाले हैं अपना ग्रुप पे, तो उनको भी मैं पढ़ना चाहूँगा। राजेश पांडे जी कहते हैं अति मधुर भजन। संजीव जी कहते हैं सुबह ओशो को सुनकर मज़ा आ गया, नाइस शो।
हेमलता जी कहती हैं कि नमस्ते दर्पण रेडियो टीम, वेरी नाइस प्रोग्राम, कांग्रेचुलेशंस टू संजय जी, आई एम वेरी सॉरी टू हियर हर मम्स न्यूज़, ओम शांति। राजेश पांडे जी फिर कहते हैं कि गुड इन्फॉर्मेशन डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बोला, लवली सॉन्ग। हेमलता पुरोहित जी ने पहले जवाब दिया था रवि का, तो उन्होंने फिर बाद में चेंज करा था। राजेश पांडे जी ने भी पहले का जवाब दिया, लेकिन वो भी गलत है। शर्मिला जी ने भी बोला वो गलत था, सॉरी शर्मिला जी। उन्होंने लिखा है कि वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑन हिमालयस, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मिथिलेश जी ने लिखा है कि इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑन हिमालयस, नाइस प्रोग्राम, थैंक्स दर्पण टीम। महेंद्र जी ने जो जवाब लिखा वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। हेमलता जी ने भी बोला है हैप्पीनेस इज विद इन इनसाइड, हेमलता जी कहती हैं। नरेंद्र जी बोलते हैं कि वेरी गुड डिस्कशन एंड टिप्स फॉर द हैप्पीनेस। अनिल शर्मा जी बोलते हैं जो एक कवि भी हैं, नमस्कार दर्पण टीम, रीना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सही कहा उपाध्याय जी, मैं अपना सामान भूल चुका हूँ एयरपोर्ट पर, वो कहते हैं। और वो फिर से कहते हैं कि बहुत सटीक आर्थिक विश्लेषण। राजेश पांडे जी ने बोला नाइस प्रोग्राम टुडे, गुड इंटरव्यू, गुड सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग। धन्यवाद श्रोताओं। और हम अपने विजेता का भी नाम देते हैं जिनको 2 टिकट मिलने वाले हैं। बताइए। सचिन जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको 2 टिकट मिले हैं और अगले हफ्ता हम फिर इसको करेंगे। तो तैयार रहिएगा इस बार आंसर के लिए। चलिए ठीक है। इसी के साथ साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर भट्ट को। डॉक्टर भट्ट जी, आप यहाँ आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसका इट इज माय प्लेजर, बहुत अच्छा रहा। दर्पण परिवार के साथ मेरी शुभकामनाएं, सारी शुभकामनाएं। और मुझे लगता है मैं भविष्य में जब आऊँगा तो दर्पण परिवार से मिलने जरूर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत खुशी होगी। तो प्रदीप जी, यदि 1 मिनट दे तो क्रिकेट में कुछ नए डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं। जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, भारत की काफ़ी एक्टिविटीज़ क्रिकेट में चल रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है अंडर 19 वुमेन्स की टीम जो है फाइनल में पहुंच गई है और उनका इंग्लैंड से आज रात को फाइनल होने वाला है। सेमीफाइनल में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, फाइनल में पहुँच गई हैं। उसके अलावा न्यूजीलैंड से हमारी मेंस की टीम खेल रही है और वनडे तीनों इंडिया ने क्लीन स्वीप किया और T20 प्रोग्रेस में है। एक पहला T20 भारत हार चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट 9 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया से भारत की 4 टेस्ट मैच की सीरीज शुरू होने वाली है और हमारे सारे क्रिकेट पर भी आशा करते हैं उस सीरीज का बड़ा बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं। नमस्कार जी, नमस्कार। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। एक डोर से बंधोगी सनम किसी दिन हमारे साथ। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। तुम इस गली तो मैं उस गली के आऊं कभी न हार। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास। 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Marathi.